बेसिस पे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया जाए, क्या क्या चीज़ें होती हैं फ़ॉन्ट के अंदर, क्योंकि फ़ॉन्ट के अंदर भी क्या है, डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के फ़ॉन्ट्स होते हैं। ये उनकी प्रॉपर फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ के नाम होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है कि फ़ॉन्ट कैसे चूज़ करें, फ़ॉन्ट किस बेस पे हम चूज़ कर सकते हैं, और ऐसी क्या क्या कैसे कॉम्बिनेशन यूज़ करें, क्योंकि देखिए फ़ॉन्ट्स वगैरह में भी कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे आपके पास कलर्स में कॉम्बिनेशन होते हैं, इसी तरह फ़ॉन्ट्स के अंदर भी कॉम्बिनेशन होते हैं। हेडिंग का फ़ॉन्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बाद जो आपके पास अ, नीचे पैराग्राफ आ जाता है उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं कि नीचे अगर कोई आपके पास अगर लिंक है तो लिंक का फ़ॉन्ट आप थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है और डिस्कस करना है कि फ़ॉन्ट को हम अपने वेब पेज में चेंज भी कैसे कर सकते हैं, और किन किन बेसिस पे हम फ़ॉन्ट्स को अपने वेब पेज में इंक्लूड करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे फर्दर जाएंगे डिस्कशन। जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसे रन कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चीज़ें जितनी हमने कल देख ली थी, आज हमने फ़ॉन्ट की चीज़ें देखनी है, और ये फिर आपको ये जो फ़ॉन्ट के बारे में मैं चीज़ें बताऊंगा ये थ्रू आउट आपने याद रखनी है। ये नहीं है कि सिर्फ HTML CSS ख़त्म तो ये फ़ॉन्ट की जो भी सिलेक्शन है या कलर की सिलेक्शन है आप भूल जाए, नहीं। कलर सिलेक्शन या इस तरह के ये फ़ॉन्ट सिलेक्शन ये आपके पास कॉमन रहेंगे। इवन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी चले जाते हो ना, तो तब भी आपको ये कलर के कैसे कलर चूज़ करना है, कैसे देखना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी अगर आप करते हो तब भी आपको ये चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, तो ये जो 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 बातें हम पढ़ रहे हैं वो आप लोगों ने बिल्कुल भूल नहीं जानी कि जैसे ही HTML गुजरती है, CSS गुजरती है तो आप कहें सर बस हम भूल गए, हमेशा याद रखनी है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक फ़ाइल थी इसी तरह से, जैसे हमें पता है एक्सटर्नल फाइल हमने लिंक की हुई है। मैं इसका कलर एक दफ़ा चेंज करके चेक करता हूँ कि मेरे पास चीज़ें जो हैं वो सही तरह वर्क कर रही हैं कि नहीं। ये देखें, जो आपको मैंने कल बात बताई थी कि इस तरह का इशू आ सकता है। देखिए कलर यहाँ पे ग्रीन है, हालांकि मैंने क्या कर दिया है रेड, पर वहां पे चेंज नहीं हुआ कलर। ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे की वजह जो है वो स्टोर हो एक बिल्कुल फाइल ये सेव है वजह, चला ऑलरेडी। बिल्कुल ये वाली जो फाइल थी ये उसने अपने कैशे में स्टोर कर लिया है। माई स्टाइल शीट डॉट CSS जो है वो सेव है। अब देखिए मैंने उसका कोड बदला है, कलर मैंने रेड कर दिया है। ठीक है, लिंक का कलर रेड हो जाए, पर यहाँ पे देखिए लिंक का कलर कौन सा है, वही ग्रीन ही है। ये आपके पास इशू था जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास आ सकता है। एक तरीका मैंने आपको कल बताया कि आप सिंपल अपने ब्राउज़र पे जाओ, Ctrl+H प्रेस करो, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करो, इसको चेक करो और क्लियर कर दो। कैश्ड इमेजेस को चेक करो और क्लियर कर दो, सिंपल। एक तरीका तो आपके पास ये है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ आज। आपने आके इसके जो फाइल नेम है ना, फाइल नेम उसके आगे एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देनी है।
आपने क्या ऐसे लिखना है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद v इज इक्वल टू 1.5 सपोज। देखिए कलर मेरा चेंज हो गया है। मैंने कैशे क्लियर नहीं की थी, मैंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया और मेरा ये कलर ठीक हो गया। अब ये मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी फाइल का एक वर्जन ऐड कर दिया। देखिए आपको पता है कि जब भी वर्जन अपडेट होते हैं तो चीज़ें तब्दील होती हैं, ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ का वर्जन नया आता जाता है उसके अंदर चीज़ें तब्दील होती हैं, नई नई चीज़ें, नई नई फंक्शनैलिटीज ऐड होती जाती हैं। होता है ऐसा कि नहीं? यस होता सर। है। यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी उस CSS की फाइल को एक नया वर्जन दे दिया 1.5। बेसिकली ये जो मैंने काम किया है, मैंने अपने ब्राउज़र को एक तरह से ट्रिक किया है कि एक नया वर्जन मैं भेज रहा हूँ उसे रन करो। ये देखें, जैसे ही नया वर्जन वो फाइल का नेम को ये चेक करता है, वो कहता है इसका ये नया वर्जन है, तो क्या करता है वो उसके फाइल उसके कोड को दोबारा से रीड आउट करता है, क्योंकि वर्जन के अंदर चीज़ें चेंज होती हैं, वो दोबारा रीड आउट करता है। तो फिर उसे जब रेड मिलता है तो उसे वो रेड लिख देता है। पर एज सच यहाँ पे आके आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी फाइल का नाम चेंज कर दो। ये तो सिर्फ हमने क्या किया, एक छोटा सा ट्रिक किया है। फाइल का नाम वही है, देखिए फाइल का जो नेम है वो वही रहेगा। ये तरीका होता है उसको थोड़ा सा ट्रिक करने का कि जी अब हमने ये थोड़ा सा बदल दिया, वर्जन 1.5 या वर्जन 2 या वर्जन 5, जो नंबर आपने लिखना है ना आप अपनी मर्जी से लिख दो। बेसिकली ये क्या होता है, उससे उससे थोड़ा सा ट्रिक करना होता है कि उसे लगता है कि नई फाइल कोई आ गई है, वो उसे रीड करता है तो हमारा कोड दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपकी मर्जी है, आप वर्जन वाला तरीका करना चाहते हो, एक ट्रिक है ये छोटा सा कि उससे ब्राउज़र को थोड़ा सा हम ट्रिक कर देते हैं तो वो क्या करता है हमारा सही कोड रीड कर लेता है। अगर नहीं करना चाहते तो Ctrl+H प्रेस करो, सिंपल। ये वाला तरीका भी इजी है। कैश इमेजेस एंड फाइल्स और क्लियर डाटा, बाकी सबको अनचेक कर दो बेशक। सिर्फ कैश इमेजेस और क्लियर। 77 MB का देखिए डाटा इसके पास मौजूद था। हमारी फाइल तो 77 MB की नहीं हो सकती, मतलब इसने डिफरेंट वेबसाइट्स का भी डाटा जो है वो कैश करके अपने पास रखा हुआ था। ठीक सर है। Ctrl F5 से भी वो हो जाता है, इसका इशू रिजॉल्व हो जाता है। किससे? कंट्रोल F5 रिफ्रेश करने से। जी, वो आप हार्ड रिफ्रेश करते हो? यस सर। जी ठीक है। ठीक है, आप और भी तरीके कर सकते हो, जैसे इन्होंने ये एक और सोल्यूशन बताया कि इसे हार्ड रिफ्रेश करो, Ctrl F5 से तो एक सिंपल रिफ्रेश होता है, कुछ हार्ड रिफ्रेश, वो करने से भी हो जाता है। प्लस आपको पता हो कि कैशे से भी आप कर सकते हो, और थर्ड तरीका उसका वर्जन चेंज करने से भी आप सिंपली वो चीज़ क्या कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो। ठीक है। तो अब देखिए कल मैंने फाइल क्रिएट की थी, आज छोड़ दी, तो आज मुझे पता था कि एक दिन बाद इसके अंदर कैशे जो है वो स्टोर्ड रहेगी, तो इसीलिए हमारे पास ये वाला जो चीज़ है आ गई। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ, मैं आपसे फ़ॉन्ट के बारे में बात कर रहा था, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ यहाँ से सपोज। अच्छा, फ़ॉन्ट के बारे में जो है वो आपको बता रहा था कि फ़ॉन्ट के अंदर भी आपके पास मल्टीपल जो आपके पास कैटेगरीज है ना वो मौजूद है। कैटेगरीज किस तरह मौजूद हैं? जो सबसे बड़ी कैटेगरीज हैं वो हैं, मेरा माउस का मैं सेल भी चेंज नहीं करता हूँ, ये भी मसला करता रहता है फिर। अच्छा, क्या है आपके पास, एक आपके पास है सैरिफ, पहले सैरिफ लिख लेते हैं, और दूसरी आपके पास है सैन सैरिफ।
अब ये दो कैटेगरीज है, इनके अंदर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आते हैं। अब ये सैरिफ और सैन सैरिफ जो है ना, ये आपके पास इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, आई गेस किसी और लैंग्वेज के हैं, लैटिन के हैं या किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। अब सैरिफ में क्या होता है, सैरिफ में वो फ़ॉन्ट्स आते हैं जिनके ऊपर, जैसे अगर ये एफ है तो ये शार्प एजेस इस तरह से होते हैं। देखें ऐसे फ़ॉन्ट जिनके एजेस के ऊपर ऐसे एक क्या कहते हैं, उनके एजेस स्मूथ नहीं होते, आगे एक छोटा सा इस तरह से डाउन साइड पे या इस तरह से एक लाइन छोटी सी मौजूद होती है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन में होता है। यस सर। और और सैरिफ वाले वो फ़ॉन्ट होते हैं जो कि इस तरह से रहते हैं, सैन सैरिफ वाले। सैरिफ का मतलब ही ये होता है, अब इसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, इसको कर्व को क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सैरिफ वर्सेस सैन सैरिफ। ठीक है, स्ट्रोक कह सकते हैं उसे, कि ये देखें ये छोटी सी स्ट्रोक एंड पे आ रही है, छोटी सी स्ट्रोक एंड पे आ रही है, ये जो चीज़ होती है ये सैरिफ होता है। सैरिफ इज अ डेकोरेटिव स्ट्रोक दैट फिनिश ऑफ द एंड ऑफ अ लेटर स्टेम, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड फीट ऑफ द लेटर, यानी कि उसके जो फीट हैं, उसके जो स्टेम है, उसके जो एक छोटा सा स्ट्रोक है वो क्रिएट हो जाता है, ये सैरिफ फॉन्ट होते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक पिक्चर। और सैंस सैरिफ वो होते हैं जिनके इर्द गिर्द ये नहीं होता। एक्चुअल में ये जो सेंस होता है ना, सेंस, इस लफ्ज का मतलब होता है विदाउट। ये जो लफ्ज है ना सेंस, इसका मतलब होता है विदाउट, मतलब कि इन फोन्ट्स का नाम है विदाउट सैरिफ। सैरिफ वाले वो हो गए जिनके ये हैं, और सैन सैरिफ वो हो गए विदाउट सैरिफ, यानी कि जिनके एंड पे एक छोटा सा स्ट्रोक, एक छोटा सा जो स्टेम है वो इस तरह से मौजूद नहीं होता। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये दो बहुत बड़ी जो है ना क्लासेस हैं, बहुत बड़ी कैटेगरीज है, इनके अंदर बेतहाशा फ़ॉन्ट आते हैं। जैसे कि बड़ी अगर मैं आपको मिसालें दूं तो एरियल जो फ़ॉन्ट है, एरियल फ़ॉन्ट देखा हुआ है सबने, एरियल। यस यस सर। सर। एरियल सैरिफ है या सैंस सैरिफ फ़ॉन्ट है? रियल है। सैन सैरी। सैरिफ। यस। जी, सैरिफ वाले कौन से हैं और सैंस सैरिफ वाले कौन से हैं? तो सैन सैरिफ। जी अबू जर आप क्या कहते हैं? सर सैन सैरिफ। बिल्कुल, एरियल आपके पास होता है सैंस सैरिफ, क्योंकि उसके एंड पे इस तरह के एजेस जो है ना वो नहीं होते। अच्छा, अब मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड पे जा रहा है और हारून आप ऐसा करें, आप आराम से ड्रामा देख लें जो देख रहे हैं। मोहम्मद हारून, आप मूवी या ड्रामा देख लें पहले। सर मैं तो नहीं देख रहा। आप ही के माइक से इस तरह की आवाजें आ रही हैं। न्यूज लगी हुई है पीछे ना। अच्छा जी, अच्छा ये इतना क्लियर है या नहीं नजर आ रहा? जी फौजिया कह रही है इसे थोड़ा एक्सपैंड कर लें। क्लियर है। अच्छा, अच्छा आपके पास देखें वही है, एक सैरिफ है और एक सैंस सैरिफ जिसकी हमने बात की, सैरिफ वर्सेस सैंस सैरिफ। अब इनके अंदर क्या आ जाती है पूरी ज्यादा। जी मैंने कहा क्लियर हो गए बहुत अच्छा से ये वाला। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास और भी कुछ फैमिली जो हैं, और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे मोनोस्पेस होते फ़ॉन्ट, मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स होते हैं, कर्सिव फ़ॉन्ट्स होते हैं, फैंटेसी फ़ॉन्ट्स होते हैं। क्योंकि देखें ये दो क्लासेस हो गई ना, आपके पास इस तरह के भी तो फ़ॉन्ट होते हैं जो हैंड राइटिंग में होते हैं। तो हैंड राइटिंग वाले फ़ॉन्ट्स की भी एक अपनी कैटेगरी है, उनका भी एक अपना नाम है। पर जो सबसे ज़्यादा बड़ी शाखें अगर मैं कहूँगा ना, जो मेन शाखें हैं वो यही दो हैं, सैरिफ और सैन सैरिफ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी होते हैं, मैं उनके नाम जैसे लिख देता हूँ। मोनोस्पेस होता है, ये भी एक इसी तरह से कैटेगरी है आपके पास। कर्सिव होते हैं, ठीक है।
उसके साथ साथ अब कर्सिव में कौन से वाले आ जाते हैं, वही कर्सिव नाम से ही जाहिर है, तो हैंड राइटिंग वाले आ जाते हैं। और फैंटेसी है, फैंटेसी में आपके पास वो थोड़े से ड्रामेटिक, क्योंकि आपके पास फ़ॉन्ट्स बेतहाशा हैं। अगर आप फोटोशॉप ओपन करो ना, या अगर मैं यहाँ पे लिखूं मोनो स्पेस फॉन्ट, ठीक है, तो मोनो स्पेस फॉन्ट पे अगर मैं जाऊं तो मुझे काफ़ी डिटेल मिल जाएगी जी, कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास बेतहाशा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। पर जो हम मेजरली यूज़ करते हैं वो यही दो हैं जो आपको बताए हैं, सैरिफ और सैन सैरिफ। अब इनको भी ना, जैसे मैंने बताया, कम्बिनेशन होता है। तो इसकी कम्बिनेशन का रूल ये है कि आप सैरिफ और सैन सैरिफ को मिला के यूज़ करो। कैसे? मतलब कि आप ऐसा करो कि आपकी हेडिंग अगर सैरिफ में है तो आपकी जो बॉडी है यानी कि पैराग्राफ है वो सैन सैरिफ में ले आओ। अगर एक चीज़ सैन सैरिफ में है तो दूसरी सैरिफ में ले आओ। इससे क्या होता है, ये एक आपकी जो वेब पेज है उसकी रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छे से बना देता है, ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है, ठीक है। अब सैरिफ के अंदर आप कौन सी फैमिली चूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। जैसे सैरिफ के अंदर एरियल है, बहुत ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्टली तो सबके नाम शायद ना याद हो, पर आपके पास बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं सैन सैरिफ की बात करूँ तो सैन सैरिफ भी बेतहाशा है। अगर मैं लिखते हूँ सैरिफ फॉन्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है, एरियल, हेलवेटिका, प्रोक्सिमा नोवा, फ्यूचर, कैलिबरी, ये पांच बहुत ही फेमस फॉन्ट्स हैं। एरियल, हेलवेटिका, प्रोक्सिमा नोवा, फ्यूचरा एंड कैलिबरी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये फ़ॉन्ट है। इसी तरह अगर मैं सैन सेरिफ की एग्जांपल्स ले लूँ तो उसके अंदर हमारे पास और कौन कौन से आ जाएंगे जी, पॉपुलर सैन सेरिफ। ये तो पहले भी सैन सेरिफ तो नहीं आया हुआ था कहीं? जी ये तो सैन सेरिफ है ना, क्योंकि एरियल के इर्द गिर्द तो वो चीज़ होती नहीं है। अच्छा, सेरिफ फ़ॉन्ट्स में टाइम्स न्यू रोमन सबसे ज़्यादा फेमस है। आप लोग जो भी न्यूज़पेपर देखते हो, जो न्यूज़पेपर में फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो कौन सा हुआ होता है? टाइम्स न्यू रोमन। ग्रामंड है, जॉर्जिया बहुत फेमस है, कोरियर न्यू एक बहुत फेमस फ़ॉन्ट है। बाकी और भी ज़्यादा लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। और अगर हम सैन सेरिफ की बात कर जाएं तो एरियल आ जाता है, हेलवेटिका, प्रोक्सिमा नोवा और ये सारी चीज़। क्योंकि ये एरियल, हेलवेटिका, इनके इर्द गिर्द कर्व नहीं होती। और टाइम्स न्यू रोमन के आपने इर्द गिर्द देखा है कि एक छोटी सी जो कर्व है वो मौजूद होती है। तो हम क्या करते हैं, सैरिफ फैमिली और सैन सैरिफ, इनमें से एक एक किसी फ़ॉन्ट को मिला के यूज़ कर लेते हैं। अगर हेडिंग वो है तो ये पैराग्राफ दूसरा, अगर पैराग्राफ ये है तो हेडिंग उस तरह से। और आपको अगर आइडिया लेना है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको क्लाइंट ने बता दिया है, तो आप उसे सिंपल गूगल पे कर सकते हो। ऐसे लिखो विच फॉन्ट, ऐसे कह दो, गोज विद कैलिबरी, रोबोटो, मोंटेसराट, जो भी आप कहना चाहते हो। अब ये मोंटेसराट भी एक फॉन्ट है। वो क्या कहता है, डिटेल पढ़ते हैं कि मोंटेसराट इज अ सैन सेरिफ फॉन्ट। इसके ये सैन सेरिफ होता है, यानी कि इसके इर्द गिर्द कर्व नहीं होती। इट गोज वेल विद ओपन सैंस, सोर्स सैंस प्रो, रोबोटो, पीटी सेरिफ, जॉर्जिया, इनके साथ। अब देखिए, मेरा अगर एक फ़ॉन्ट अगर मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि इसके साथ मैं कौन सा यूज़ करूं, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट फॉन्ट गोज विद मोंटेसराट। मुझे गूगल ने बता दिया कि ये इन इन फ़ॉन्ट्स के साथ अच्छा लगता है। अगर इनमें से मैं जॉर्जिया चूज़ कर लेता हूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि जॉर्जिया जो एक सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है। अब ये देखें, मुझे गाइडलाइन भी दे दी कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर मोंटेसराट देन ट्राई 30 पिक्सल्स फॉर हेडर। कि अगर मोंटेसराट के साथ जा रहे हो तो हेडर्स, जो हेडिंग्स वगैरह होगी, वो 30 पिक्सल्स की रखना तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये उन्होंने किसी स्टैंडर्ड्स की बेस पे कहा है ना, ऐसे ही तो नहीं कह दिया। तो जो अगर आपको एक फ़ॉन्ट की समझ आ गई है, जैसे मोंटेसराट की समझ आ गई है, तो आप इसके साथ सर्च आउट करो कि अगला कौन सा हो सकता है। जैसे आप लिख लो विच फॉन्ट गोज विद एरियल,
एरियल इज अ सेंस इट गोज वेल विद जॉर्जिया, ये वो इन सब के साथ अच्छा जाते हैं। ठीक है, अब देखें, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एरियल देन ट्राई गिव इट 15 पिक्सल अ शॉट फॉर कंटेंट, कि जब आप कंटेंट लिख रहे होगे ना, यानी कि पैराग्राफ वगैरह लिख रहे होगे, तो 15 पिक्सल इसकी चीज जो है ना वो रखना, इसका जो फॉन्ट साइज है वो इतना रखना, तो ये सही जाएगा। तो अगर मुझे नहीं भी पता तो मैं इस तरह से आइडिया ले लूंगा। अगर मुझे एक फ़ॉन्ट पता है, जैसे कि मॉन्टेसराट मुझे अच्छा लगता है फ़ॉन्ट पर्सनली तौर पे, जॉर्जिया एक अच्छा फ़ॉन्ट है, बाकी भी बेतहाशे हैं, मिलते जुलते फ़ॉन्ट हैं, आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक तो बात हो गई सेल्फ डिसीजन करने पे, खुद से डिसीजन करने की बात आ गई। अगर आपने अगर आपको आपका क्लाइंट कोई वेबसाइट दे देता है और कहता है ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करो, तो किसी वेबसाइट का फ़ॉन्ट देख के कैसे पता करें कि ये वाला फ़ॉन्ट कौन सा है? किसी भी वेबसाइट का फ़ॉन्ट देख के कैसे पता करें? जैसे मुझे यहाँ पे, इंस्पेक्ट कर। ठीक है, आप कहते हैं जी इंस्पेक्ट करके पता कर लें। अगर इंस्पेक्ट करके भी समटाइम्स हमें नहीं मिलता, जैसे अब ये 11 टिप्स लिखे हुए हैं ना, 11 टिप्स, अब मैंने इसका फ़ॉन्ट जानना है कि ये किस फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। और एक्सटेंशन लगा लें। जी, एक्सटेंशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जो हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं। आपके पास एक है वट फ़ॉन्ट, ठीक है, क्रोम की एक्सटेंशन भी है, उसके अलावा भी आपके पास बेतहाशा तरीके होते हैं। देखिए, वर्ड फॉन्ट है, ये आपके पास अच्छी एक एक्सटेंशन है, आप इसे यूज़ करो फॉन्ट को देखने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जैसे वर्ड फॉन्ट fontis.com। अब मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, इन वेबसाइट्स को यूज़ करने का भी बड़ा आसान तरीका है। जो भी आपको, जैसे अब मुझे सपोज पता करना है कि ये वाला फॉन्ट कौन सा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इतना, इसे सेव करो, फॉन्ट के नाम से यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके क्या करना है जी, उसे अपलोड करना है। किधर है जी अपलोड का ऑप्शन, ब्राउज, ठीक है, इस पे क्लिक करो, आपके पास डेस्कटॉप पे, ठीक है, आपके पास वो कहेगा कि जी इसे क्रॉप कर दो, कितना हिस्सा क्रॉप करना है। ठीक है, अब क्या किया इसने इसने मुझे उससे मिलते जुलते ना ये इतने फॉन्ट्स दिखा दिए कि ये कोई मिलते जुलते हैं इससे, कि हेयर आर दी फर्स्ट 60 फॉन्ट मैचिंग द इमेज यू अपलोडेड। ठीक है, अब आपकी, क्योंकि मेरी इमेज बहुत छोटी सी थी, इतनी सी इमेज थी, ऊपर से वो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो गई, तो उस, ये जो वेबसाइट्स हैं कभी ठीक जज कर लेती हैं, कभी नहीं करती। एक वेबसाइट नहीं है, बेतहाशा वेबसाइट्स हैं ऐसी। ठीक है, आप देख लो, थोड़ा सा खुद मैच कर लो, जैसे अब ये फ़ॉन्ट है, इसके साथ ऊपर बना हुआ है, अगर वो मिलता जुलता लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो उसे स्किप कर दो। इससे क्या होगा, आपको उसका नाम पता लग जाएगा, यानी कि फ्राइड कॉर्टरेट ब्लैक।
ठीक है, नार्किस टेक्सिना बोल्ड। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको उनका नाम पता लग जाएगा, जैसे एरियल है, सिंपल है, डिफरेंट है। तो जब आपको नाम पता लग गया तो आप उस नाम की मदद से क्या कर सकते हो, वो फॉन्ट इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बेतहाशा तरीके हैं। एक वेबसाइट नहीं है, इस तरह की बेतहाशा है, whatfontapp.com, द इजियर वे टू इंस्पेक्ट वेब फॉन्ट। ठीक है, बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, आप दो तीन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। नहीं तो आपके पास ये वट फॉन्ट के नाम से भी एक मौजूद है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें मुझे बता रहा है जी एरियल है। हम्म, एक मिनट जी रुकिए। लोकल होस्ट पे वर्क नहीं कर रहा जी ठीक तरह से। इस वेबसाइट का मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि कैसा ये मुझे रिजल्ट देता है। ठीक है, अब देखिए जिस फॉन्ट के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ ये उस हिसाब से मुझे बता देता है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देता है स्टाइल नॉर्मल है, उसका वेट इतना है, साइज इतना है, लाइन हाइट, कलर ये है, और फैमिली कौन सी है, रूनी सैंस रेगुलर। तो इससे मैं मल्टीपल वेबसाइट्स को जज कर सकता हूँ, कौन सा फ़ॉन्ट मुझे यूज़ करना है, यहाँ से कर सकता हूँ। अगर फिर भी मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि ये थोड़ा सा, अब देखें ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। यानी कि अब उसने पिक्चर से डिटेक्ट करना है कि कैसा फ़ॉन्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने पिक्चर अपलोड की थी, उसने अपना, उनके पास डाटा सेट होगा जहाँ से वो मैच करते हैं फ़ॉन्ट्स, फिर आपको बताते हैं कि ये फ़ॉन्ट है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है उसमें फ़र्क आ जाता है, कभी ज़्यादा एक्यूरेट डाटा बता देता है, कभी इतना एक्यूरेट नहीं बताता। तो आपने क्या कर लेना है, दो से तीन जगहों से चेक कर लेना है, और थोड़ा सा अपनी आंखों से चेक कर लेना है कि कैसे ये फ़ॉन्ट मिलता जुलता है कि नहीं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती समटाइम्स। समटाइम्स आपको उस, वो फ़ॉन्ट अगर नहीं देता तो उसका बहुत नियर बाय कोई फ़ॉन्ट दे देता है जो ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा होता है, तो आप चूज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे ही फ़ॉन्ट है। आपके क्लाइंट ने आपको कोई वेबसाइट दी, जैसे कोई भी वेबसाइट है, जैसे एक है वीपीएन वी लव, ये वेबसाइट मुझे दे दी, और उसने कहा कि इस तरह की मुझे वेबसाइट जो है ना वो क्रिएट करके देनी है। आप जाओ उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो, उसे अपलोड करके बाकी उसे यानी कि एनालाइज कर लो, देख लो कि कौन सा फ़ॉन्ट है। नहीं तो ये वाली एक्सटेंशन को रन करो, इससे, इसकी मदद से देखो, ये देखे तहुमा, इससे मुझे बता रहा है फ़ॉन्ट तहुमा। सैंस सैरिफ, तो सैंस सैरिफ ही है। ठीक है, देखें पीटी सैंस कैप्शन, अब कह रहा है ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये पीटी सैंस कैप्शन है। ठीक है, ये भी पीटी सैंस कैप्शन ही है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा ये क्या है कि बता देगा। अगर आपको नहीं समझ आती तो थोड़ा ये देखें रोबोटो, और ये वाकई ही रोबोटो है, यानी कि सही बता रहा है। ठीक है, उसके अलावा और हम देख लेते हैं जी कोई, ये देखें पीटी साइंस कैप्शन। तो ये आपको फ़ॉन्ट्स के नेम दे देगा, आप इन फ़ॉन्ट्स को सिंपली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये रोबोटो सिंपल है, ये रोबोटो इटैलिक है, पर है रोबोटो ही, सही बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे अब उसने आपको एक वेब पेज दिया कि इस तरह से आपने एक वेब पेज जो है क्रिएट करके देना है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वो चीज़ उसकी रिकग्नाइज करनी है, फ़ॉन्ट्स वगैरह देखने हैं, और आपने क्या कर देना है, आपने क्रिएट करके दे देनी है, सिंपल। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम, कलर रिकग्निशन के देखे थे हमने कल। कलर रिकग्नाइज करना थोड़ा ज़्यादा इजी है, फ़ॉन्ट रिकग्नाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी है, पर हो जाता है अगर हम थोड़ा सा करें, उसे देखें तो 10-15 मिनट लगते हैं, पर हमें फ़ॉन्ट मिल जाता है वैसा। ठीक है,
फिर उसे गूगल पे सर्च आउट कर लें, उसका नाम पता लग गया तो मतलब कि वो फ़ॉन्ट आपको मिल गया। फिर कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे भी होंगे जो प्रीमियम होंगे, आगे जब हम वर्डप्रेस में जाएंगे तो हमें फ़ॉन्ट इंक्लूड करना होता है, क्योंकि कुछ फ़ॉन्ट्स तो होते हैं कुछ नहीं होते, तो नहीं होते तो वो हम डाउनलोड कर लेंगे और क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। फ्री में सब चीज़ें मिल जाती हैं, हम फ़ॉन्ट भी फ्री में ढूंढना सीखेंगे कि कैसे फ्री में फ़ॉन्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ तरीके थे कि फ़ॉन्ट आप कैसे कैसे ले सकते हो, सर्चिंग करने के तरीके थे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि उसको इंक्लूड करने के क्या तरीके हैं, यानी कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो किस तरह से आपके वेब पेज में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो सपोज मैं ले लेता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब फ़ॉन्ट फैमिली मैंने लिखा है तो देखिए मुझे इतनी ज़्यादा सजेशन देने लग गया है, टाइम्स न्यू रोमन, ये इतनी ज़्यादा, ये मुझे सारी सजेशन दे रहा है। ठीक है, मैं सपोज ये टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइम न्यू रोमन तो एक है, ये 2 दफ़ा क्यों आया हुआ है मैं बताता हूँ। देखिए आपका जो फ़ॉन्ट था वो टाइम्स न्यू रोमन हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट भी आई गेस यही होता है, टाइम्स न्यू रोमन ही होता है। मैं कोई और लेता हूँ फ़ॉन्ट, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एरियल। ये देखें मेरा जो सारा टेक्स्ट था वो किस में शिफ्ट हो गया, एरियल में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे आपके पास, आप कहेंगे कि सर अगर हम खाली एरियल लिखें तो क्या होगा। देखें मैं इधर से सिर्फ एरियल लिखता हूँ, ये तो तीन तीन चीज़ें हैं ना। देखिए फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा, ये हमारे पास इसलिए हम तीन तीन लिखते हैं क्योंकि कुछ ब्राउज़र अगर उस फ़ॉन्ट को रिकग्नाइज ना कर सकें तो एक सेकंड एज अ बैकअप होना चाहिए। अगर कोई वेबसाइट एरियल को रिकग्नाइज नहीं कर रही तो वो हेल्वेटिका को कर लेगी, तो एज अ बैकअप ये चल जाएगा। अगर कोई वेबसाइट दोनों को ही नहीं कर रही तो वो कोई भी सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट की जो जनरल कैटेगरी है वो लगा के आपके पास रिप्रेजेंट करवा देगा। तो ये जो हमारे पास 2 से 3 लिखे होते हैं ये एज अ बैकअप लिखे होते हैं कि एरियल पहले पे, अगर एरियल नहीं मिलता तो हेल्वेटिका, अगर हेल्वेटिका नहीं मिलता तो सैंस सेरिफ की कोई भी। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल होते हैं, अगर आप एक भी लिखोगे हो सकता है किसी ब्राउज़र को मिल जाए, किसी ब्राउज़र को वो फ़ॉन्ट रिकग्नाइज ना कर सके, तो फिर जैसे ये है, ये फ़ॉन्ट डिफरेंट है। हर फ़ॉन्ट के अंदर अपने अपनी जो चीज़ें हैं वो सेव होती हैं, पर आपने क्या करना है अगर एक चीज़ के लिए, अब जैसे अब आप कैसे ये चीज़ सेटल करोगे, मैं कर देता हूँ H1, हर H1 किसका हो, एरियल का हो, सिंपल। अब जितने भी मैं H1 बनाता जाऊंगा ना यहाँ पे उस पे एरियल ऑटोमेटिकली लगा होगा। ठीक है, ऊपर वाला देखें खत्म हो गया, यहाँ पे देखें हेलो पे लग गया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या, जो भी हेडिंग आए वो सेंटर में होनी चाहिए और उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, एरियल। तो वाकई जो भी हेडिंग्स अब मैं बनाता जाऊंगा वो एरियल में आएंगी। टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट भी टाइम्स न्यू रोमन होता है, उसमें नहीं आएगी, एरियल में आती जाएगी। ये आपको पता लग गया कि क्या इनमें फ़र्क होता है। आप इसे मिक्सअप करके अपने लिहाज से कर सकते हो। इसी तरह आप कहते हो पैराग्राफ, तो आप पैराग्राफ के लिए क्या देते हो कि जो भी फ़ॉन्ट फैमिली आएगी ना वो आनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, मैं कह देता हूँ जॉर्ज। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, मुझे कोई पैराग्राफ भी तो बनाना है, ऊपर पैराग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह से चीज़ें आ गई। अभी तो चीज़ काफ़ी जूम इन हुई हुई है, इसे आप जूम आउट करोगे तो चीज़ें ठीक लगने लगेंगी। ठीक है, अब देखें ये वाला कोड डिफरेंट है, इसके एजेस देखें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा और स्मूदर है तो सारे फॉन्ट पर एक थोड़ा सा डिफरेंट फील है इसकी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट जॉर्जिया है, अगर जॉर्जिया नहीं मिलता तो टाइम्स न्यू रोमन लगा देगा, अगर टाइम्स न्यू रोमन नहीं मिलता टाइम्स, और अगर ये भी नहीं मिलता तो सैरिफ, सिंपल।
तो ये एज अ बैकअप होते हैं कि आपके पास मल्टीपल ब्राउज़र पे जब वेबसाइट जानी है तो आप इस तरह से गाइडलाइन डिक्लेयर कर दो। पर ये जो जनरल फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, जैसे एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, जॉर्जियो है, ये हैं जो बड़े फ़ॉन्ट्स हैं, जो जनरल यूज़ होने वाले फ़ॉन्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी ब्राउज़र रिकॉग्नाइज ना करे इसे। जैसे आपके पास इमेजेस वगैरह में था, ऑडियोज़ में था, वीडियोज़ में था, इसी तरह फ़ॉन्ट्स में भी है। तो अगर आप इस तरह वाले यूज़ कर लेते हो तो ये ऑल ओवर दी क्या कहते हैं, ब्राउज़र्स रिकॉग्नाइजेबल हैं, उन्हें वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और चला लेते हैं। ठीक है। तो कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपने अपने लिए यूज़ करना है तो आपने सिंपल फ़ॉन्ट फैमिली लिखना है, आगे उसका नाम लिखना है, दैट्स इट। आपके पास वो फ़ॉन्ट जो है वो लग जाएगा और आपके पास उस तरह की आउटपुट जो है जो आने लग जाएगी। देखो, अब आप अपने पेज की रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने इटैलिक किया था तो आपके पास होता है जी फ़ॉन्ट स्टाइल। इटैलिक, नॉर्मल, ओब्लिक, क्या होता है जी, मैं ऐसे कर लेता हूँ जी इटैलिक। तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है इटैलिक। इसी तरह से ओब्लिक भी काइंड ऑफ इटैलिक ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये बात हो गई। इसके साथ साथ मैं कुछ और फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। शायद आपने पढ़ी हो पहले भी, क्योंकि आपको मैंने काम दिया था, आप देख के तो आए होंगे ज़रूर। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है कि आप इस तरह से अपने CSS को लिखो, थोड़ा सा ऐसे ओपन ओपन हो जाए, थोड़ा सा ज़रा क्लियर हो जाए, ताकि किसी पढ़ने वाले को भी आसानी हो और आपको भी रीड करने में आसानी हो। यानी कि एक प्रॉपर्टी एक लाइन पे लिखें, एक प्रॉपर्टी एक लाइन पे, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी लाइन पे, तीसरी प्रॉपर्टी तीसरी लाइन पे। क्योंकि जब सेमीकोलन लग गया मतलब उसका मतलब है कि चीज़ एंड हो गई, उसके बाद आप लाइन ब्रेक भी कर सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी अगली लाइन पे। इस तरह थोड़ा सा क्लियर भी रहेगा और आपको अच्छे से भी नज़र आता रहेगा। क्लासेस अलग अलग से बना लो, साथ में कमेंट्स लिखते जाओ, तरीका कमेंट्स का वही रहेगा। ठीक है। फॉर कल को फ़ॉन्ट बदलना पड़ जाता है तो फ़ॉन्ट या पैराग्राफ सर्च किया, इधर से आए, क्लाइंट ने कहा उसको ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप बदल दो यहाँ से, सिंपल। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे बआसानी अपने काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल आपके पास हो गया जी। इसी तरह फ़ॉन्ट वेट होता है। इसी तरह आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि एज अ बैकअप ये फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे होते हैं, ताकि बाद में भी क्या हो जाए, अगर कोई चीज़ रिकग्नाइज नहीं होती तो ये चीज़ हो जाए। ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ होता है। ठीक है। अब जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, फ़ॉन्ट साइज़ से क्या मुराद है, आपको खुद ही पता लग रहा है कि फ़ॉन्ट ने किस साइज़ में शो होना है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और मैं क्या लेता हूँ जी, 30 पिक्सल्स। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि 30 पिक्सल्स पहले बड़ा था, छोटा हो गया। मैं इसे क्या देता हूँ, 90 पिक्सल्स। अब ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है। थोड़ा सा हमने इसे जूम भी किया हुआ है, इसे थोड़ा जूम आउट कर लें, तो इतना हो गया। ठीक है। तो आप फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से आपने पैराग्राफ के, हेडिंग्स के, डिफरेंट चीज़ों के जो फ़ॉन्ट के साइज़ है ना, कि कितना साइज़ उसका होना चाहिए, वो भी मैनेज कर सकते हो। जो पैराग्राफ है आप उसका भी मैनेज कर सकते हो, आप उसको फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 16 पिक्सल्स होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है। देखिए फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी इतना ही होता है। हाँ, अगर इसे मैं यहाँ से 26 कर दूँ, अब बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं 14 कर दूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर मैं 15 कर दूँ तो थोड़ा सा माइनर सा इस पे फ़र्क पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। तो आप इस हिसाब से फ़ॉन्ट के साइज़ को किसी भी पैराग्राफ के लिए, किसी भी हेडिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बआसानी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसके यूनिट्स और भी होते हैं, पिक्सल्स में ले सकते हो आप। EM एक यूनिट होता है, वो 16 पिक्सल्स के इक्वल होता है, उसके अंदर ले सकते हो। एक REM यूनिट होता है, उसके अंदर ले सकते हो। और उसी के साथ साथ एक VW करके यूनिट होता है, यानी कि अगर मैं कह देता हूँ ना 1 EM,
ठीक है, तो 1 EM आपके पास सिंपल उतना ही साइज होता है जितना मौजूद होता है। अच्छा, ये तो मैंने इसको दे दिया, हेडिंग को नहीं देना, इसे देना था। हेडिंग इतनी छोटी सी तो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, हेडिंग उतनी ही रहे। यहाँ पे आके आपने 1 EM दे दिया। ठीक है, 1 EM मतलब कि 16 पिक्सल्स के बराबर होता है, और यही आपका एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मौजूद होता है। बाकी आप पिक्सल में यूज़ कर लो, इसमें कर लो, जिसमें भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में रीड आउट करना है तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत रीड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, यूजली हम पिक्सल्स में ही यूज़ कर लेते हैं, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, सारी चीज़ें हो गई। इसी तरह से ये आपके पास फ़ॉन्ट की कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि फ़ॉन्ट को कैसे यूज़ करना है आपने? जी अबू ज़र, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, आगे। सर एक चीज देखी थी, फॉन्ट वेरिएंट और फॉन्ट आई थिंक वेट, इन दोनों में बता देना डिफरेंस। देखें, फ़ॉन्ट वेट, एक्चुअल जो डिफरेंस है ना वो फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ का है। किस तरह से? क्योंकि समटाइम्स हमें ये चीज़ कंफ्यूज कर जाती है कि क्या फ़ॉन्ट का जो वेट है वही फ़ॉन्ट का साइज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। फ़ॉन्ट का जो वेट होता है ना वो उसकी थिकनेस को ज़ाहिर कर रहा होता है, बोल्डनेस को, यानी कि कितना मोटा है और कितना ये। और फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है ना वो उसके साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसका साइज़ कितना है। ठीक है, तो इसका बेसिक जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना वो फ़ॉन्ट वेट में और फ़ॉन्ट साइज़ में होते हैं, कि वो समझते हैं फ़ॉन्ट का वेट वही होगा, मतलब कि उसका साइज़ की बात हो रही है। नहीं, फ़ॉन्ट के वेट से मुराद ये है कि उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई, यानी कि बोल्ड है कि नहीं, वो वेट में आता है। और जो साइज़ होता है वो आपको पता लग गया कि साइज़ ही आता है। उसके अलावा जो फ़ॉन्ट वेरिएंट होता है ना, उसके अंदर हम चीज़ों को डिफरेंटली स्पेसिफाई कर देते हैं। हम उसे नॉर्मल रहने दें तो वो नॉर्मल ही रहता है, हम उसे स्मॉल कैप्स कर देते हैं, उसके आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर इसे मैं फ़ॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल कर दूं तो ये नॉर्मल ही रहेगा ऐसे ही। पर अगर मैं इसे स्मॉल कैप्स कर दूं तो क्या होगा कि जो इसके यानी कि ये जो कैपिटल वर्ड्स है ना ये ऐसे ही रहेंगे, ये जो छोटे वाले हैं ये भी कैपिटल हो जाएंगे पर थोड़े से छोटे साइज में। स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैप्स उसकी आगे एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी मदद से क्या हो जाएंगे, ये भी सारे छोटे छोटे से हो जाएंगे। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है जो वैसे कंफ्यूजन आपको आ सकती है, वो फ़ॉन्ट वेट में और साइज में आ सकती है, उसका भी आपको पता लग गया। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो ये आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं फ़ॉन्ट के रिलेटेड। आपको बस साइज का ही रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या वेट अगर रखना पड़ जाता है। और उसके साथ साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, फैमिली, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फैमिली को चूज़ करने में आपने थोड़ा सा अक्लमंदी दिखानी है, थोड़ा सा ये करना है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मेरे माइंड में आ गई है, मैं डेली आप मेरे से स्किप हो जाता है कि आप में से जिस जिस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे, अगर तो उसके डॉक्यूमेंट्स ये सैटरडे, जो कमिंग सैटरडे आ रही है, इस तारीख तक नहीं पहुंचते, उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा क्लैरिकल स्टाफ की तरफ से। मेरी तरफ से नहीं किया जाएगा। वो क्लैरिकल स्टाफ वाले देखते हैं कि किसके डॉक्यूमेंट्स आए हैं और किसके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ आगे भेजना है। अगर आप रेगुलरली क्लासेस लेते हो पर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हुए, नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। मैं उन्हें कहूंगा भी ना क्लैरिकल स्टाफ को कि ये बच्चा आता रहा है या ये बच्ची आती रही है, वो कहेंगे डॉक्यूमेंट्स तो आए नहीं है, हमारे पास क्या प्रूफ है कि इसने एनरोलमेंट किया या आता रहा है। तो अटेंडेंस बेशक आपकी 100% है, आप शुरू से आ रहे हो, पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो क्लैरिकल स्टाफ वाले आपको रिजेक्ट कर देंगे और कोई नया बच्चा रिप्लेस कर देंगे। वो कहेंगे इस बच्चे को डाल दो जिसके डॉक्यूमेंट्स आए हैं। बेशक वो क्लासेस उसने थोड़ी स्किप भी की हैं, पर प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वाले की। तो जिसके भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं पहुंचे, मैंने पहले भी कहा था कि 11 तक हर हाल में पहुंचा दें। बोर्ड की तरफ से भी डेट आ गई है और कॉलेज की तरफ से भी डेट आ गई है, ये सैटरडे तक लाजमी पहुंचाएं, नहीं तो फिर किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्लैरिकल स्टाफ वाले नहीं देखेंगे कि आपने 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के क्लास ली है। वो कहेंगे कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पूरे तो इसे कैंसिल।
तो वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट, यानी कि आपका एडमिशन भेजेंगे ही नहीं। बेशक आप आके पढ़ते रहो पर एडमिशन आगे बोर्ड की तरफ जो एनरोलमेंट है ना वो नहीं होगी। तो जिस जिस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं उन सबको मैं लास्ट दफ़ा कह रहा हूँ कि अभी भी आई गेस वेडनेसडे है, जुमेरात है, जुम्मा आज का दिन भी है क्योंकि लेक्चर ख़त्म हो जाता है, जुमेरात जुम्मा हफ्ता, 3 दिन आपके पास हैं। हफ्ते तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी सूरत में भेजें ही भेजें। अगर आप आज भी भेजते हो तो कल तक यूएमएस पहुंच जाता है, टीसीएस पहुंच जाता है, 1 दिन लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप किसी और सिटी से हो, अगर आप सरगोदा से हो तो आप बाय हैंड दे जाओ, जो तरीका आपको समझाया वो कर दो। लाजमी सबने सबमिट करवाने हैं वरना आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप नहीं हो, आपका टेस्ट भी नहीं होगा, एग्जाम भी नहीं होगा, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, फिर आप बेशक क्लास लो या ना लो। पर आपको मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में मेरे जहन से ये निकल गई थी, कल भी मैंने उन्हें कल बताया था, आपको मैं नहीं बता सका था। डेट एक्सटेंड ज़रूर हुई थी पर इतनी एक्सटेंड नहीं हुई कि आप रिलैक्स हो जाएं कि 2-4 महीने हैं। एनरोलमेंट शुरू में जानी होती है, आपकी एनरोलमेंट होगी, फिर 1 महीना गुजरेगा, फिर आपकी रोल नंबर वगैरह एग्ज़ाम के बारे में चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ही कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आपका एक छोटा सा टेस्ट टाइप होता है एग्ज़ाम, वो हो जाएगा। उसी के बेस पे फिर रिजल्ट जाता है, फिर थोड़ा सा आपके प्रोसेसिंग होगी, यानी कि रिजल्ट बनने में, उसके बाद सर्टिफिकेट्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और क्या होगा कि आपके सारे सर्टिफिकेट 1 महीने या 2 महीने आगे और लग जाएंगे, उसके बाद आपको आ जाएंगे। तो मैं आपको दोबारा वार्न कर रहा हूँ कि जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे मतलब कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट है, सिंपल इतनी सी बात है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने लाजमी पहुँचाएँ, सैटरडे तक का टाइम है। जिसके नहीं आते तो फिर उससे माजरत मैं कर लूँगा क्योंकि क्लैरिकल वाले मेरी भी नहीं सुनेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स ना आए हुए मैं कहूँगा जी सर ये राना मोहम्मद हारून तो आते रहे हैं, वो कहेंगे कि जी डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे, हम क्या रिकॉर्ड है बच्चे का, कैंसिल कर देंगे। तो जिसके नहीं पहुँचे उनके पास यही 1-2 दिन है, वो किसी भी सूरत में अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो पहुँचाएं। ठीक है, तो ये मुझे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया, तो अब आपने इस पे अमल करना है। जिन जिन के रहते हैं उन्हें पता है कि हमने अभी तक नहीं भेजे, तो जिन जिन को पता है कि हमने नहीं भेजे तो वो लाजमी भेजें। ठीक है, भेज देंगे तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को रिप्लेस भी करना पड़ सकता है क्योंकि किसी और के आए होंगे तो उससे रख लेंगे, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा स्टूडेंट से मंगवा लिए थे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है और सिर्फ 2-3 दिन है उसमें सबमिट करना। ठीक है, अच्छा यहाँ तक देखिए हमारी फ़ॉन्ट के लिहाज से बात हो गई। अब आगे जो है, आगे हमारा और एक डिफरेंट टॉपिक है, वो उसकी मैं बात करूँगा। आप लोगों का एक टैग होता है, यहाँ से मैं ये चीज़ें जो है वो फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। एक हमारा HTML के अंदर ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग जो अभी तक हमने नहीं किया है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर आप जब मैं वो टैग लिखूंगा तो उसकी इट सेल्फ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या चीज़ है, उसकी इट सेल्फ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एज सच हमें पता नहीं लगता कि वो क्या है। आपके पास वो टैग होता है जी, मैं पहले सबसे पहले यहाँ आ जाता हूँ कि आपका जो है डिव का टैग यानी कि डिवीजन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब डिव का टैग है डिवीजन का, इसका मकसद क्या होता है, ये हमारे पूरे पेज को डिवाइड, डिवीजन से क्या मतलब है, डिवाइड करना, पूरे पेज को डिवाइड करने के लिए, हिस्सों में बांटने के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे पास जो पूरा पेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बनता है। अगर मैं रैंडमली पेज बनाने लग जाऊं तो मेरा पेज कभी भी सही तरह से रिप्रेजेंट ना हो, कहीं पे पैराग्राफ डाल दिया, कहीं पे पिक्चर, कहीं पे ये। इसको बंद करने के लिए एक डिव बनेगी, उस डिव के अंदर पिक्चर, पैराग्राफ सारा कुछ जाएगा, जो कि उन सारी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को संभाल के रखेगा। तो पूरे पेज के अंदर हमारे पास बेतहाशा डिव्स होंगी, उसमें हम इस पूरे अपने पेज को डिवाइड किया करेंगे। जैसे एक पेज है, मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, एक पेज है, उसके ऊपर एक इतना हिस्सा है ऊपर, जिसे मैंने कहा था कि हीरो सेक्शन या आपका बैनर एरिया जिसे कहते हैं, बैनर एरिया इतना। इस बैनर के ऊपर भी आगे क्या है, लेफ्ट साइड पे आइकन वो आ रही है आपकी हेडलाइन वगैरह, जो भी आपने लिखा हुआ है, नीचे एक बटन आ रहा है, और राइट साइड पे एक फॉर्म लगा हुआ है या एक वीडियो लगी हुई है। तो आपके पास एक डिव होगी जो इस पूरे हिस्से को कवर अप कर रही होगी, फिर एक डिव ऐसी होगी जो इस आधे हिस्से को कवर अप कर रही होगी ऐसे डिवीजन में, और एक ऐसी होगी जो इस हिस्से को कर रही होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज बनाएंगे, अगर हमें पैराग्राफ भी बनाना है तो हमने एक डिव बना लेनी है, उसके अंदर पैराग्राफ बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि वो डिव उस पैराग्राफ को एक मैनेज तरीके से रखेगी, उसको डिवाइड करके रखेगी पूरे पेज से, तो आपके पास चीजें सही वर्क करेंगी। आगे आते हैं, आगे आके आपके पास 3 हिस्से हैं, सपोज सर्विसेज हैं, आप बना सकते हो। फिर एक इतना बड़ा हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है, आप जो मर्जी शेप देना चाहो आप दे सकते हो डिव की मदद से। तो डिव का टैग, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट भी है, पर अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं तो ये देखिए इस टैग के इट सेल्फ, जैसे मैं अंदर लिख लेता हूँ हेलो सिंपल, वैसे ही तो देखिए इट सेल्फ, इससे कोई फर्क ऐसा पड़ा ही नहीं है कि आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, कुछ ऐसा फर्क तो नहीं पड़ा। ठीक है, ये इट सेल्फ फर्क नहीं डालता, ये क्या करता है, ये CSS की मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यूज करता है और उनकी मदद से क्या कर देता है, हमारे पूरी चीज के ऊपर फर्क डाल देता है। और डिव की मदद से हम बनाएंगे एक डिव के अंदर दूसरे डिव भी हम क्रिएट कर सकते हैं, उसे डिवाइड कर सकते हैं अपने पेज को मल्टीपल एरियाज में। किसकी मदद से करेंगे, इस डिव की मदद से करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, एक डिव मैंने बना लिया, अभी खाली है, मैंने इसे खाली छोड़ दिया, डिव का ओपनिंग डिव का क्लोजिंग। मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए CSS लिखनी पड़ेगी। मैं लिख लेता हूँ डॉट टेस्ट डिव, उसमें मैं क्या देता हूँ, इसी के साथ साथ देखें मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज अभी नहीं करवाई, पर ये साथ ही कवर अप हो जाएंगी, हाइट और वेट्स वाली प्रॉपर्टीज। हाइट और वेट्स वाली प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हो किसी भी जगह पे, किसी भी चीज को हाइट और वेट्स देने के लिए। इसके यूनिट्स मल्टीपल हो सकते हैं, पिक्सेल्स होते हैं, परसेंटेज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, पर हम ज्यादातर पिक्सेल्स को और परसेंटेज को ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने क्या कह दिया, हाइट 100 पिक्सेल्स, विड्थ 100 पिक्सेल्स। मैं इसे क्लास दे देता हूँ, जो मैंने क्लास बनाई है टेस्ट डिव। मैं देखता हूँ कि शायद कोई फर्क पड़ जाए, पर यहाँ पे तो अभी तक कोई चीज भी नहीं है। क्या चीज है यहाँ पे, कोई भी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज भी नहीं है, कोई चीज जरूर है, पर वो अभी मुझे नजर नहीं आ रही। ये देखें, मैंने उसके ऊपर इंस्पेक्ट करके आया, उसने कहा डिव डॉट टेस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई टेस्ट डिव मौजूद जरूर है। ठीक है, ये देखे मौजूद जरूर है, पर अभी क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसका कोई कलर नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसीलिए नजर नहीं आ रही। अगर मैं इसे यहीं पे साथ ही बॉर्डर दे दूं, अभी मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टीज का भी जिक्र करता हूं कि बॉर्डर कैसे लिखते हैं, ये भी बताता हूं अभी। देखिए जैसे ही मैंने बॉर्डर दिया, मेरे पास एक छोटी सी शेप जो है ना विजिबल हो गई, जो कि 100 बाय 100 की थी। ये देखिए, अब मुझे पता लगा कि यहाँ डेव मौजूद जरूर थी, बस उस नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने बॉर्डर दिया वो नजर आने लगी 100 पिक्सल की। याद रहे मेरी स्क्रीन थोड़ी जूम भी हुई होती है, इसीलिए आपने ये नहीं समझ लेना 100 पिक्सल इतने ज्यादा होते हैं, एक्चुअल में तो 100 पिक्सल ये हैं। वो तो मैंने थोड़ा जूम किया हुआ कि आपको नजर आ जाए चीजें। अब हमारे पास ये, आप कहेंगे कि सर कैसे काम होगा, देखिए ये डिव बनी है, इसके अंदर मैं पैराग्राफ बनाऊंगा, पिक्चर बटन सारा कुछ लगा दूंगा, ताकि ये हिस्सा एक मैनेज्ड रहे। अगर मैं
अंधाधुंध इधर से पैराग्राफ एक फेंक दूं, जैसे हमने पहले बनाया था, डायरेक्ट आए इधर पी बनाया फेंक दिया, एक इमेज बनाई फेंक दी, उससे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे पेज की अलाइनमेंट चेंज होती थी ना, वो चीज़ बदलती रहती थी। आपके पास कोई प्रॉपर तरीकाकार नहीं था चीज़ों को करने का। ये इसी तरह से है कि आपने अपने पूरे वेब पेज को हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उन हिस्सों के ऊपर आपने कंटेंट रखवा दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, क्या हुआ कि देखिए अब मैंने जिसके अंदर पैराग्राफ लिखा है ना, वो ऐसे लंबा नहीं चला गया, उसने वो इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर रहा है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक डिव बनाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिव के अंदर मैंने एक सिंपल पैराग्राफ रखवा दिया। पर ये नहीं है कि डिव छोटी सी है और कंटेंट आप पूरा बीच में विकिपीडिया का पूरा पेज रखवा दो, फिर वो चीज़ें बाहर निकलने लग जाएंगी, ओवरफ्लो होने लग जाएगा, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। इसीलिए कंटेंट आपने उतना ही रखना है जितनी डिव के अंदर जगह है। ऐसे नहीं है डिव छोटी है और आपने क्या कर दिया, उसके अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट रखवा दिया, इतना ज़्यादा रखवा दिया। वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि एक शॉपर डिव इसी तरह से है, एक शॉपर एक अपार्टमेंट। शॉपर की उतनी कैपेसिटी होती है, 1 किलो के शॉपर में उतनी ही चीज आएगी। 1 किलो के शॉपर में अगर आप 10 किलो डालने की कोशिश करोगी तो वो उससे बाहर निकलने लग जाएगी। तो यहाँ पे भी डिवीजन का भी वही हिसाब होता है कि जब आप उससे ज्यादा ओवरफ्लो कर देते हो, वो चीजें ओवरफ्लो होने लग जाती हैं, बाहर निकलने लग जाती हैं। तो चीजें उतनी ही रखो जितनी जरूरत है, उसके हिसाब से डिव्स क्रिएट करो। डिव्स की विड्थ दे दो, हाइट एज सच ना दो बेशक, ताकि हाइट जितनी वो लेना है वो ले ले। इसी तरह मैं डिव को यहाँ से क्या देता हूँ, विड्थ 50%। ये देखें बड़ा हो गया। अब ये 50%, इसने पूरे पेज का आधा हिस्सा कवर कर लिया, 50%। मैं कर सकता हूँ, अंदर जो भी चीज़ मैंने क्रिएट करनी है मैं बना सकता हूँ। तो डिव के टैग का बेसिकली मकसद यही है कि चीज़ों को डिवाइड करके द डिव एलिमेंट हैज़ नो स्पेसिफिक मीनिंग एट ऑल। वही मैंने कहा, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है पर इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। इट रिप्रेजेंट इट चिल्ड्रन, इट कैन बी यूज विद द क्लास लैंग एंड द एट्रीब्यूट टू मेक अप सेमेंटिक कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट। क्या कर रहा है कि ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए यूज होता है, अपना कोई मतलब नहीं है इसका इटसेल्फ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखें यहाँ पे आके मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे पास HTML के अंदर ना दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक इनलाइन एलिमेंट होते हैं और एक आपके पास होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आज आपको वो बात समझ में आएगी कि हम जब 2P लिखते थे तो दूसरा पैराग्राफ निचली लाइन पे क्यों आ जाता था। हेलो, फिर हेलो। दो पैराग्राफ लिखते हैं तो दूसरा पैराग्राफ नीचे वाली लाइन पे क्यों आ जाता था, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होता है जो पूरा का पूरा अपना एरिया कवर कर लेता है, आगे किसी को आने नहीं देता। वो क्या कहता है कि मेरा ये पूरा एरिया। और इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो जितनी जगह रिक्वायर्ड है बस उतनी लेता है। कैसे, जैसे कि आपके पास बी का टैग, एक और बना ले बी का टैग। देखिए हाय और हे दोनों एक ही लाइन पे आ गए हैं, हालांकि मैंने तो अलग अलग पे लिखे हैं। ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट, सिर्फ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, क्या फर्क है इनमें, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। सपोज आपको इसकी काफी छोटा हो गया।
इनलाइन वो एलिमेंट होता है जो कि उतनी ही जगह ले जितनी उसे ज़रूरत है, और ब्लॉक वो होता है जो कि पूरी की पूरी स्ट्रेच करके आगे, जैसे पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल है तो वो सारी ले लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई करें, इसको चूज करें, देखिए आगे ये सारा येलो इससे आगे जा रहा है। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, ये देखें, ये बेचारे देखें छोटे छोटे से हाय हेलो है, देखें ये आगे से कोई एरिया कवर नहीं कर रहा ऐसे लंबा, पर देखिए जैसे ही मैं हाई पे जाता हूँ पूरा एरिया वो कवर कर रहा है, वो लंबा ब्लू लाइन आगे लंबी चली जाती है। पर जैसे हाई पे जाता हूँ कोई ब्लू लाइन लंबी नहीं जाती, हे पे जाता हूँ कोई ब्लू लाइन, इस हाई पे जाता हूँ देखिए लंबी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ, हेडिंग, डिव, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट, देखिए इस हेलो पे जाता हूँ लंबी हो जाती है, इस डिव पे जाता हूँ देखें ये आगे सारा एरिया कवर कर रहा है। बेशक इसकी विड्थ छोटी है पर ये फिर भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही रहेगा। और यहाँ पे देख लें, विड्थ से डिक्लेयर करने से कोई एलिमेंट ब्लॉक लेवल से खत्म नहीं हो जाता कि आपने विड्थ कह दी तो मतलब कि अब वो खत्म हो जाएगा, नहीं, वो ब्लॉक ही रहेगा। ये देखें, ये बेचारे ऐसे ही कह लें कि ये जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो थोड़े से नखरे वाले होते हैं, सारी जगह वो खुद लेते हैं। और ये जो एयरलाइन है ये बेचारे मासूम होते हैं, इन्हें जितनी सी जगह मिल जाए ये उसी में क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए एक और आपके पास यूज होता है स्पैन। अब असल जो जंग होती है ना वो स्पैन में होता है और डेव में होती है, क्योंकि स्पैन भी इटसेल्फ वैसा ही है जैसा डेव है, इसकी भी कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती। द स्पैन डजंट मीन एनीथिंग ऑन इट्स ओन, ये भी खुद के तौर पे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ये यूज होता है। बट कैन बी हेल्पफुल, आगे पढ़े, बट कैन बी हेल्पफुल व्हेन यूज्ड टुगेदर विद द ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्लास, ये वो, यानी कि तब यूजफुल हो सकता है जब ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के साथ किया जाए, जैसे कि क्लास, आईडी वगैरह। मतलब कि इट्स सेल्फ ये कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो, एक स्पैन में मैंने लिख लिया हेलो, फिर स्पैन कॉपी किया, फिर स्पैन में हेलो लिख लिया, दो स्पैन बना लिए। देखिए ये दोनों हेलो एक ही लाइन पे क्यों आ गए, क्या वजह हो सकती है? ये इनलाइन है। हमने स्पैन यूज किया। जी बिल्कुल अबूजर आपने ठीक बताया कि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है। जब भी हमें किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर कोई चीज़ देनी होती है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्पैन के अंदर वो टेक्स्ट लिखूंगा और मैं क्लासेस वगैरह की मदद से उसे मैनेज करके अपने हिसाब से यूज़ कर लूंगा। मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि अगर मैं बेयारो मददगार ऐसे टेक्स्ट लिख दूं हेलो, ये भी वर्क कर जाएगा, हेलो प्रिंट ज़रूर हुआ है, पर अगर मैंने इस हेलो के ऊपर कोई ना कोई CSS अप्लाई करनी है कोई, तो मैं इसे सिलेक्ट कैसे करूं? ये तो मैंने ऐसे लावारिस छोड़ दिया बीच में, इसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई यानी कि वली वारिस ही नहीं है। प्रिंट तो हो जाएगा पर फायदा इसका ऐसा क्या है? कोई फायदा भी नहीं। अगर मैंने वही हेलो लिखा स्पैन के अंदर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको अपने हिसाब से अगर कुछ करना चाहूँ, इसे कोई क्लास देना चाहूँ, जैसे उसकी डेफिनेशन में है एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे अब ऐसा कुछ देना चाहूँ तो मैं इसे बेशक दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि स्पैन को मैं क्लास लगा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं इसका फॉन्ट वेट कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज कर सकता हूँ, फॉन्ट फैमिली दे सकता हूँ, हाइट दे सकता हूँ, विड्थ दे सकता हूँ, सारी चीज़ें तो देख सकता हूँ। ठीक है, तो पहली जो है वो है इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि जितनी जगह चाहे उतनी कंटेन करते हैं, और ब्लॉक लेवल वो होते हैं जो कि आगे वाला हिस्सा भी कवर अप करते हैं। इनलाइन की एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये बी का टैग है आपके पास, उसके अलावा हमने जो टैग यूएल का देखा था, एल आई का टैग देखा था, वो सारे वो क्या कहते हैं उसे अंडरलाइन करने के लिए जो हमने टैग देखा था, एम्फेसाइज के लिए जो टैग देखे थे, स्ट्रॉन्ग का जो टैग था, ये इनलाइन है। पर ब्लॉक लेवल कौन से हैं? पैराग्राफ, हेडिंग, डिव,
अगर मैं आपको कहूँ डिव और स्पैन में क्या फर्क है, तो क्या फर्क बताएंगे? मैं आपसे पूछूं डिव और स्पैन में क्या फर्क है, तो क्या बताएंगे? डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और जो स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट। बिल्कुल, दोनों की इट सेल्फ कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको अगर यूजेज की बात आ जाए तो डिव वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे आपने मल्टीपल कंटेंट्स को अलाइन करना है, और स्पैन वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको टेक्स्ट को यूज़ करना है। ये एक फ़र्क हो गया। दोनों एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं, दोनों में इतना सही फ़र्क है जो आपको मैंने बताया है। स्पैन वर्सेस डिव, ठीक है। क्या है जी इन दोनों में फ़र्क? कि स्पैन इनलाइन है और डिव क्या है, ब्लॉक लेवल। ठीक है, इनलाइन है, टेक्स्ट वगैरह को जब हमने यूज करना होगा तब यूज करेंगे। वो डिव है, उसके डिवीजन के लिए यूज करेंगे, जब भी पोर्शंस वगैरह को डिवाइड करना होगा तो हम डिव यूज करेंगे। डिव की यूजेबिलिटी एज सच ज्यादा होती है, स्पैन को हम निगलेक्ट नहीं कर देते, स्पैन को भी हम यूज करते हैं। आगे जाएंगे ना, देखें तो जब जावास्क्रिप्ट आ जाएगी तो जावास्क्रिप्ट ने क्या करना होगा, किसी टेक्स्ट को कभी हाइड करवाना होगा, कभी शो करवाना होगा, कुछ भी इस तरह की फंक्शनैलिटी हम ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो हम उसे स्पैन के टैग के अंदर वो टेक्स्ट रखवा देंगे, क्लास दे देंगे, आईडी दे देंगे, उस आईडी को हम फेच करवाएंगे जावास्क्रिप्ट में और फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। तो ये इसी तरह से है कि आप किसी हिस्से को थोड़ा सा लेबल देना है, थोड़ा सा नाम देना है तो आप दे सकते हो, क्लासेस यूज करवा सकते हो, उसके ऊपर दूसरी लैंग्वेजेस का इफेक्ट लेना है तो आप स्पैन के अंदर रखो और रखवा लो। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ और हेडिंग वगैरह पे नहीं होता, उन पे भी हो जाता है। पर जब हमने पैराग्राफ वाली चीजें ना चाहिए हो, क्योंकि पैराग्राफ लेंगे तो पैराग्राफ क्या है, वो तो ब्लॉक लेवल है, और स्पैन जो है वो इनलाइन है, तो इसीलिए आप इनलाइन को यूज करके कर लोगे। इसी तरह जो डिव है वो भी क्या है, वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसीलिए जब आप दो को लिखते हो तो वो अगली लाइन पे आ जाता है और आपके पास लाइन ब्रेक हो जाती है। जी, यहाँ तक स्पैन, डिव, इनलाइन और ब्लॉक, इन चार चीजों की समझ आई है कि नहीं आई? जी अरसलान महबूब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी आवाज आ रही अरसलान। है? जी आ रही है अरसलान। सर बड़ी बात है, 3-4 दिन बाद आवाज आई, 3-4 दिन माइक नहीं उठ रहा है। अच्छा जी सर, इसका थोड़ा सा ना, इसका ये था, वो पूछना था जो है ना अपना, सवाल ही भूल। सवाल ही भूल गए? चले सर, मैं बाद में चले कोई बात नहीं, बाद में, इसीलिए कहता हूँ कि सवाल ज़हन में है उसे लिख लिया करें, बाद में चले पूछ लिया। जी अबू जर। सर स्पैन जो है बेसिकली हमने किसी एक सिंगल वर्ड या मतलब किसी सिंगल चीज को करना हो तो उसके लिए भी हम स्पैन को यूज कर सकते हैं ना मतलब। जी कर सकते हैं यूज। देखिए ऐसा इनके अंदर मसला कोई नहीं है, इसके अंदर चिल्ड्रन आप जो मर्जी बनाते रहें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन आप बना सकते हो। देखिए डेव के अंदर भी है कि टू कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, या उसके चिल्ड्रन का लफ्ज भी हुआ, इट रिप्रेजेंट इट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन वही होते हैं, जैसे पी इसका चिल्ड्रन है, मतलब कि उसके अंदर जो चीज आ जाती है वो उसकी चाइल्ड बन जाती है, ये उसका पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ठीक है, इसी तरह स्पैन है, स्पैन की भी आप चिल्ड्रन बना सकते हो, पर जो स्पैन यूज करते हैं ना, वो आपके पास सिर्फ टेक्स्ट वगैरह को अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वहां पे यूज हो जाता है। और जो डिव है वो मल्टीपल चीजों को हैंडल कर लेता है, अंदर पैराग्राफ भी डाल दो, ये भी डाल दो, उसकी यूजेबिलिटी थोड़ी इस लिहाज से आ जाती है। ठीक है, ठीक बेसिकली हो ये गया सर। एक तरह के कंटेनर्स ही हैं, अंदर इनके जो जो चीज मैनेज करवानी है वो करवा सकते हो, इन्हें आप कंटेनर का लफ्ज दे सकते हो, डिव को और स्पैन को। ठीक है। ठीक है सर। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि एक शॉपर है या एक कंटेनर है या एक रैपर है, तो वो जिन चीज़ों के ये होंगे ना, आप उसे इस तरह से रैप करवा लोगे बस। ठीक है।
अच्छा, ये तो आपका मेजर डिफरेंस था डिव में, स्पैन में, और दूसरा डिफरेंस क्या था इनलाइन में और ब्लॉक में। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बॉर्डर लिखा है, हार्ट वेट देखी है। हार्ट वेट के बारे में आपको पता लग गया। देखिए, हार्ट वेट सिंपल प्रॉपर्टी है, हाइट 100 पिक्सल, वेट आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, आप इसे किस में भी दे सकते हो, पिक्सल्स में भी दे सकते हो, और भी इसके यूनिट्स होते हैं उनमें भी आप देना चाहो तो क्या करवा सकते हो, दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो बॉर्डर की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं। सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर स्टाइल, डैश, सॉलिड, ये वो सारा कुछ, इतने ज़्यादा बॉर्डर है। अब देखें, मैं बॉर्डर स्टाइल क्या देता हूँ, सपोज डॉटेड। उसके साथ मैं क्या देता हूँ जी, बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल्स, बॉर्डर कलर, मैं देखता हूँ क्या फर्क। देखिए, डॉटेड बॉर्डर लग गया, डॉटेड वाला। आपके पास बॉर्डर्स की बेतहाशा टाइप्स हैं। बॉर्डर हो गया, उसके अंदर डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल है, कितने ज़्यादा हैं। देखिए, मैं इसे बदलता रहता हूँ, डॉटेड, डबल। देखिए, डबल आ गई लाइन। कहीं भी देना हो आप दे सकते हो, वो बासानी दे सकते हो। डबल आ गया। उसके बाद हमारे पास डैश्ड हमने किया है? नहीं किया शायद। डैश्ड वाली जो लाइन है वो ज़रा डॉटेड से थोड़ी बड़ी है। रिज एक होता है जी, रिज देखते हैं जी, इस तरह से थोड़ा सा 3D टाइप शेप आ रही है इसकी। उसके अलावा जी कौन सा है जी, हिडन है, ग्रूव है, बहुत ज़्यादा है। वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रॉपर्टीज़ और आगे उनकी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हैं कि समटाइम्स आपके जहन में नहीं रहती। ठीक है, तो कोई बात नहीं। इनमें सबसे ज़्यादा जो मैं पर्सनली तौर पे, तो मैं तो सॉलिड सिंपल वाला जो होता है ना वो यूज़ करता रहता हूँ। पर आपके पास एक ऑप्शन मिल गया है, अगर किसी क्लाइंट को या किसी जगह पे आप इस तरह की चीज़ देखो तो आप कह सकते हो कि आप बना सकते हो। ठीक है। इसी तरह आप बॉर्डर लेफ्ट दे सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट आप दे देते हो कोई भी। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम चारों तरफ का भी बॉर्डर दे सकते हैं और हम सिंगल भी दे सकते हैं। ये चीज़ अब मैं सारा लिखूंगा तो बात वही है कि रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, W3 स्कूल्स वगैरह से या किसी वेबसाइट से। W3 स्कूल्स ने अपना लोगो चेंज कर लिया। यहाँ से हम बॉर्डर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखे होंगे, वन बाय वन हमने रीड आउट करने हैं, बार बार लिखने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। ये देखें, सबसे पहली ये जो चीज़ आ जाती है CSS बॉर्डर्स पे, हम आए बॉर्डर के स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल डॉटेड हो सकते हैं। अब आपको पता है डॉटेड कैसा होगा, डॉटेड इस तरह से, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज वगैरह वगैरह, ये सारे उन्होंने लिखे हुए हैं और सबकी आउटपुट दी हुई है। देखिए, डॉटेड बॉर्डर ऐसा होता है, डैश्ड वाला इस तरह से होता है, सॉलिड वाला सिंपल, डबल वाला ऐसे, ग्रूव थोड़ा सा वो इम्बोज हो जाता है चीज़ थोड़ी सी। ठीक है। इनसेट बॉर्डर है, आउटसेट बॉर्डर है। ये देखिए, ये थोड़ा 3D इफेक्ट आ रहा है। इनसेट का मतलब थोड़ा अंदर की तरफ गया हुआ है, आउटसाइड का मतलब थोड़ा उभरा हुआ है, जैसे बटन होता है वैसा लग रहा है। नो बॉर्डर है, हिडन बॉर्डर है, मिक्स्ड बॉर्डर है। मिक्स्ड बॉर्डर में क्या कर सकते हो आप, चारों तरफ का दे सकते हो। देखिए, ये बात अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये लिखा हुआ है डॉटेड, डैश, सॉलिड और डबल। आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये चारों इन्होंने दे दिए। तो इसका रूल आपको समझाता हूँ। जब भी चार प्रॉपर्टीज इकट्ठी आती है ना, मार्जिन में आ जाए, पैडिंग में आ जाएगी, आगे चारों इकट्ठी आएगी, ये चीज चलती है ऐसे क्लॉकवाइज। सबसे पहली जो चीज होगी, पहली प्रॉपर्टी, वो टॉप के लिए होगी, दूसरी होगी राइट के लिए, तीसरी प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है आगे उसकी वैल्यू, वो होगी बॉटम के लिए।
और फोर्थ वाली होगी लेफ्ट के लिए। ये आपका जो सर्कल चलेगा ना वो इस तरह से चलेगा ऐसे। टॉप राइट बॉटम और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डॉटेड, तो ऊपर वाला जो टॉप है वो डॉटेड है, डैश्ड, राइट साइड वाली डैश्ड है, सॉलिड, तो जो बॉटम है वो सॉलिड है, और जो डबल, जो लेफ्ट वाला है वो डबल है। तो आपके पास जब चार प्रॉपर्टीज इकट्ठी आ जाती हैं किसी भी चीज में, तो वो क्या होता है बेसिकली, उसका ये मतलब होता है कि ऊपर ऐसे ही चलता है ये क्लॉकवाइज, और इसका ये रूल है, ये याद रखना है आपने हमेशा। किधर गया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, जैसे क्लॉक वो चलता है ना उस तरह से। ठीक है, क्लॉकवाइज मोशन आपने खुद ही देख लेनी है, और टॉप से शुरू कर लेना, आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, वो क्या कह रहा है, दी नन ऑफ अदर सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज विच विल हैव एनी इफेक्ट ऑन बॉर्डर स्टाइल। वो कहता है बॉर्डर स्टाइल जो लिखना है ना ये जरूरी है। बॉर्डर स्टाइल के बगैर आपके पास ये चीज बेकार हो जाएगी। आपके पास जब तक उसका स्टाइल नहीं बताओगे, उसे कैसे पता लगेगा कैसा बॉर्डर बनाना है। देखिए मैं कह देता हूँ बॉर्डर, उसे कैसे पता लगेगा सॉलिड बनाना है, डैश्ड बनाना है, किस तरह से बनाना है। जी अबू जर। सर मैं ये बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि आपने जैसे तीन चीज लाइन में देखा है, विड्थ, कलर और उसका मतलब जो है एक और चीज लिखी है, तो हम इसको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। जैसे बॉर्डर लिख के 2 पिक्सल और फिर उसकी जगह उसकी टाइप लिख सकते हैं कि ये डैश, और साथ में आगे कलर लिख सकते हैं रेड वगैरह, ऐसे भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है। देखें इसी के साथ देखें हर किसी का ऐसे ही है, जैसे बैकग्राउंड का भी ऐसे था, बॉर्डर का भी पहले अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उसके साथ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है। वो शॉर्ट हैंड में ये होता है कि आप अलग, जैसे मैंने एक बॉर्डर था मैंने पहले एक लाइन में लगा लिया था, अब लगाने के लिए मुझे क्या था, मुझे 3 लाइनें लिखनी पड़ी, कलर अलग से, वेट्स अलग से, और स्टाइल अलग से। तो मैं उसे शॉर्ट हैंड में भी करके लिख सकता हूँ। ठीक है, वो भी मैं लिख सकता हूँ, अभी हम जाते हैं ना तो मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद वेट्स आ जाती है आपकी। विड्थ का आपको पता है जी, विड्थ देनी है बॉर्डर का यानी कि कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए। आप इन सब यूनिट्स में दे सकते हो, पिक्सल में, पॉइंट में, सेंटीमीटर में, ईएम में, एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए आपके पास क्या, देखिए बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर की विड्थ आ जाए तो आपके पास आ जाता है ये, देखिए बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर विड्थ। बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है, अगर हमने चेंज करवाना है तो फिर हम अपनी तरफ से कोई भी कलर दे सकते हैं। स्टाइल सॉलिड, उसका मीडियम तो मीडियम, यानी कि हम विड्थ के अंदर प्री डिफाइंड चीज़ें भी हैं जैसे कि थिन, मीडियम और थिक, पर मैंने पर्सनल तौर पे ये कभी यूज़ नहीं की। मैं तो ऐसे 2 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स ऐसे यूज़ कर लेता हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्पेसिफिक साइड्स। देखिए स्पेसिफिक साइड्स का भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग दे सकते हो। देखिए जैसे अब ये चार प्रॉपर्टीज आ गई, मुझे आप बताएं कि ये 25 किस वाले हिस्से की होगी, इसे देखते देखते। सर टॉप टॉप के की लिए होगी होगी। सर। और 10 पिक्सल्स किस साइड की होगी विड्थ, राइट साइड की। सर वो और राइट। 4 पिक्सल्स, बॉटम। और 35 पिक्सल्स। लेफ्ट। 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 तो ये देखें 25 पिक्सल्स टॉप, वाकई टॉप से शुरू होता है। 10 पिक्सल्स राइट, 10 पिक्सल्स राइट हो गया। 4 पिक्सल्स बॉटम, 4 पिक्सल बॉटम, और 35 पिक्सल्स लेफ्ट वाली साइड के। तो आप अगर इस तरह से भी बनाना चाहो, मार्जिन वगैरह में भी हम ऐसे यूज़ करते हैं, पैडिंग वगैरह में भी हम चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं, तो अगर आप बनाना चाहो, करना चाहो, तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हो। क्योंकि क्विक करना है ना हमें जल्दी जल्दी, वरना मैं बॉर्डर विड्थ, टॉप, राइट, लेफ्ट अलग अलग करता रहूँ, पर ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से मेरी काम आसान हो जाता है। याद रहे इनके दरमियान सिर्फ स्पेस डालनी है, ऐसे स्पेस नहीं डालनी, यानी कि 25 फिर स्पेस फिर पिक्सल, 25 पिक्सल फिर स्पेस, फिर 10 पिक्सल फिर स्पेस, फिर 4 पिक्सल फिर स्पेस, फिर 35 पिक्सल। अच्छा अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो, फिर अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो ना, तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए आ जाएगी। 20 पिक्सल टॉप बॉटम, 5 पिक्सल ऑन द साइड लेफ्ट राइट। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आ जाए। अगर हमने दो वैल्यूज लिखी हैं तो पहली वैल्यू ऊपर नीचे
20 पिक्सल्स ऊपर नीचे के लिए और लेफ्ट राइट के लिए। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि अगर 3 वैल्यूज आ जाए, फिर ये मुझे कल आपने आंसर देना है कि सर अगर 3 वैल्यूज आ जाए, फिर पहली वैल्यू किसके लिए होगी, दूसरी किसके लिए और तीसरी किसके लिए। ये कल आपने मुझे आंसर देना है, अभी नहीं देना, कल दीजिएगा। इसे सर्च करके आइएगा कि अगर 3 वैल्यूज आ जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर कौन सी वैल्यू किसके लिए। ठीक है, और अगर सिंगल आ जाए तो फिर सिंगल का अभी बता दे चलें। सिंगल ऐसे ही मैं कह देता हूँ 5 पिक्सल। अगर एक ही हो तो फिर सर वो टॉप से होगी, टॉप से होगी। चारों तरफ की होगी। तो अगर सिंगल वैल्यू आ जाए तो वो चारों अतराफ के लिए होगी, टॉप बॉटम, वो हर तरफ। जैसे मैंने बॉर्डर पे 2 पिक्सल लिख दिया तो ये 2 पिक्सल चारों साइडों के लिए है। पर अगर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल, यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, चले 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, उसके बाद 35 पिक्सल, उसके बाद देखिए हर तरफ से बॉर्डर सेम नहीं है। ऊपर का 2 पिक्सल था तो देखिए ऊपर 2 पिक्सल्स आ गया, बिल्कुल 2 पिक्सल्स है। राइट का 10 पिक्सल था तो देखिए राइट का 10 पिक्सल्स आ गया। बॉटम का 35 पिक्सल था तो देखिए बॉटम का 35 आ गया। और लेफ्ट का 50 था तो देखिए लेफ्ट के 50 पिक्सल्स आ गए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब ये देखिए मेरे पास एक है ना 10 सिर्फ, बाकी मिटा देता हूँ। तो फिर ये जो वैल्यू है ये चारों तरफ बराबर आ जाएगी। देखिए चारों तरफ का बॉर्डर बराबर होगा, देखिए हर साइड का बॉर्डर बराबर है, चारों तरफ आ जाएगी। पर अगर आप अलग अलग वैल्यू दोगे तो फिर वो अलग अलग से उसे पिक करके लिख लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास विड्थ के लिए आप ऐसे कर सकते हो। कलर के लिए आपको पता है बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी है, वही बात है नेम, हैग्स, आरजीबी, एचएसएल वगैरह वगैरह। ठीक है, आपने नेम लिख लो, आप इसके लिए हैग्स कोड लिख लो, जो भी आपने लिखना है। जो कलर पे बात हो चुकी थी वही रहेगी, बस आपके पास ये चीज़ बदलती है। ठीक है, बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसके अंदर आप आरजीबी लिख लो, हैग्स वगैरह वगैरह। अच्छा, बॉर्डर की साइड्स आप अलग अलग भी लिख सकते हो, प्लस आप बॉर्डर स्टाइल में इकट्ठा भी दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो। जैसे बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड, बॉर्डर राइट स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर बॉटम अलग अलग भी कर सकते हो। और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अभी आपको मैंने बताई है कि बॉर्डर स्टाइल लिखो और आगे देते जाओ, वो उस हिसाब से होती रहेगी। ये देखें ये चारों साइडों पे है, टॉप का डॉटेड हो जाएगा, राइट का सॉलिड, नीचे का डबल और लेफ्ट का डैश्ड। ये देखें ये 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब मैं इसका भी आपको नहीं बताऊंगा, कल आपने मुझे बताना है कि 3 वैल्यूज पे कैसे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास था। उसके बाद लास्ट ये आपके पास आ जाते बॉर्डर शॉर्ट हैंड। अब हमें अलग अलग ये 2-3 चीजों लिखने के बजाय हम इसे शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या तरीका है वो देखते हैं। सिंपल बॉर्डर लिखें, 5 पिक्सल, सॉलिड और रेड। ठीक है, क्या कर सकते हैं जी, देखें अब मैंने क्या किया, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सिंपल ऐसे ही चाहिए होता है। जैसे बॉर्डर शॉर्ट हैंड है, सॉलिड लिख लिया, मैंने लिख लिया 1 पिक्सल और फिर लिख लिया रेड। मैं देखता हूँ कैसा इफेक्ट आ गया। देखिए तरतीब इसकी मैंने हिला दी थोड़ी सी, फिर भी चल जाता है काम। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर दो जी, इसी तरह लिख दो 5 पिक्सल बॉर्डर्स, 5 पिक्सल डैश और येलो, डैश और येलो। ठीक है, तो आप कर सकते हो। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक साथ ही आ जाता है। और उसके बाद आपके पास क्या होता है कि आप उसे अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और रेड। ठीक है, उससे ये इसे एज अ विड्थ ले लेगा, इसे एज अ स्टाइल ले लेगा, इसे एज अ कलर ले लेगा और वो अप्लाई कर देगा। अगर आप सिर्फ लेफ्ट पे करना चाहते हो तो देखिए बॉर्डर लेफ्ट 5 पिक्सल सॉलिड और रेड। अब देखिए ये कितना प्यारा एक इफेक्ट बना दिया इन्होंने, सिर्फ बॉर्डर की मदद से और बैकग्राउंड कलर की मदद से। और अक्सर जगहों पे हम ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं, बिल्कुल बआसानी करवा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ से बॉटम बॉटम को भी आप बॉर्डर दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ, कोई मसला नहीं। इसी तरह
बॉर्डर राइट करके उसे राइट साइड पे दे दो, टॉप करके दे दो, दे सकते हो। लास्ट चीज है, यानी कि अगर हम बॉर्डर रेडियस को बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि बॉर्डर के रेडियस का क्या मतलब होता है, बॉर्डर के रेडियस होने का क्या मतलब है, तो क्या गोलाई चीज होना होती है उसकी। रेडियस यही होता है ना उसका राउंडेड होना। थोड़ा सा अगर राउंडेड करना है तो आपको बॉर्डर का थोड़ा सा रेडियस डिक्लेयर करना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज टू ऐड बॉर्डर। अब देखें, इसकी मदद से मैं कहता हूँ आप कितने प्यारे प्यारे जो इफेक्ट्स है ना वो क्रिएट कर लेते हो। जैसे मैं यहीं पे आता हूँ अपने पास, इसको सॉलिड कर देता हूँ, और ये येलो नहीं सही लग रहा, ग्रीन कर लेते हैं। कितने पिक्सल रेडियस देना है वो मैं डिक्लेयर कर दिया। देखिए अब देखिए बॉर्डर ऐसे शार्प नहीं, ऐसे मुड़े हुए हैं थोड़े से। इसके साथ अगर मैं कुछ और करना चाहूँ, मैं लिखूँ 5 पिक्सल, फिर लिखूँ 10 पिक्सल, फिर लिखूँ 5 पिक्सल, और फिर मैं लिखूँ ये देखें कितना एक अच्छा इफेक्ट बन गया मेरे पास। अक्सर एरियाज को हम ऐसे भी कर सकते हैं स्टाइल देने के लिए। अब ये मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। बॉर्डर का रेडियस 5 पिक्सल, कहाँ रेडियस मिला होगा, टॉप से सर। टॉप पे और 10 पिक्सल राइट। और 5 पिक्सल बॉटम। और 30। लेफ्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। लेफ्ट आपके कैसे? पास यहाँ से स्टार्ट हुआ है, टॉप लेफ्ट लिया उसने सबसे पहले, इसे थोड़ा सा दिया 5 पिक्सल, इसे 10, इसे फिर मैंने कितना दिया था जी 5, तो 5, और इसे मैंने 30 दे दिया, तो एक आपके पास बड़ी प्यारी सी शेप आ गई। ठीक है, आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बस। आगे मार्जिन आ जाएगा, मार्जिन भी ऐसे ही है, पैडिंग आ जाएगी, पैडिंग भी ऐसे ही है। सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। दो अगर आ जाएंगे तो पहली वाली वैल्यू टॉप बॉटम और दूसरी वाली लेफ्ट राइट। तीन आ जाएंगे वो आप मुझे बताइएगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल है सर आपके वो पास। इसी के लिए बता, बॉर्डर के लिए ही बतानी है तीन वैल्यूज। बॉर्डर विड्थ के लिए बता सबके लिए, सकते हैं। सबके लिए, ठीक है सर। क्योंकि तीन आएंगी तो वो उनका मैकेनिज्म एक ही रहेगा। बॉर्डर के लिए बता दो, अगर आपको बॉर्डर के लिए आ गया मतलब आप बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखें इन्होंने 5 पिक्सल्स लिखा हुआ था तो ये ऐसे राउंडेड हो गया, नॉर्मल राउंडेड राउंडेड, जितना आप देते जाओगे उतना ये कर्व लेता जाएगा। प्लस अगर आप 4 वैल्यू देते हो, जैसे मैंने 4 दी हैं, तो क्या हो जाता है, आप इससे बहुत प्यारी प्यारी शेप्स भी बना सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे मैं पैडिंग कर देता हूँ जी 10 पिक्सल। अभी मैंने आपको पैडिंग का बताया नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्स्ट में स्पेस आ जाती है, और देखें अच्छा हो गया। तो इस इन चीज़ों की मदद से देखें, ये छोटी छोटी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉर्डर्स, पैडिंग, ये वो, इनकी मदद से आप शेप्स अच्छी क्रिएट कर सकते हो, इन्हें कलर दे सकते हो। अब अगर आप इस डिव को बैकग्राउंड कलर देना चाहो तो नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास देखें एक एक स्टेप करके आपको चीज़ें डिव आ गई बनानी। अभी आपने सिर्फ डिव को क्रिएट करना सीखा है, डिव्स को अलाइन करना मैंने आपको नहीं बताया कि एक के साथ दूसरी डिव कैसे अलाइन होगी, तीसरी डिव को सेंटर में कैसे लाना है, डिव को ऊपर से सेंटर में कैसे लाना है, वो तो मैंने अभी आपको नहीं बताया। पर यह है कि जितना आपको ये चीज़ें बताई हैं, इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी है। ठीक है, साथ ही आगे मार्जिन और पैडिंग वगैरह भी कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आसान चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल तो है नहीं, अब समझ आ रही है आपको। कर दें सर? सर अब कल करेंगे। थक गए हैं? नो सर। जी, कौन कौन है जो कहते हैं कि सर अभी आगे कर लेते हैं, कौन कौन है जो कहते हैं कि सर काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कर लें फिर कल करेंगे। सर मार्जिन और पैडिंग करवा दें।
जी अच्छा, वो लोग हैंड रेज करें जो कहेंगे कि सर नेक्स्ट कल करेंगे, वो हैंड रेज करें जो कल के हक में है। वन टू, तो मुझे गिन लेने दे, तो काफी ज्यादा हो गए हैं। सर जी दिल ही नहीं है किसी का। 11। अच्छा, और वो कहते हैं सर जो कह तो रहे हैं कि मैंने सर, तो नहीं किया। अच्छा वो बताएं जो कहते हैं कि सर अभी आगे हम पढ़ लेते हैं मार्जिन और ये वगैरह चीजें, वो हैंड रेज करें। अब बाकी सारे हैंड डाउन कर लें अपने, जो अभी के हक वाले हैं वो हैंड रेज करें, अभी के हक वाले जो हैं। आपके वोट 11 से ज्यादा होने चाहिए। जी 7 वोट्स हुए हैं आपके, 4 वोट उनके अभी भी ज्यादा थे। अच्छा, ये बस चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। मैं तो कह रहा हूँ कर लें मार्जिन पैडिंग, इसी के साथ की चीजें समझ अभी आई हुई है आपको, साथ ही मार्जिन वगैरह की भी आ जाएगी। ठीक है, मार्जिन भी कर लेते हैं साथ ही, मैं तो यही कहूंगा कैसे 5 मिनट के करवा अंदर दे? अंदर हो जाएगा। सर ठीक है, करवा दे, कोई मसला नहीं। अच्छा। चलो सर कर अब दो। देखिए मार्जिन जो है ना, देखिए ये चीज बड़ी गौर तलब है। मैं इधर से ये पैडिंग अभी मिटा देता हूँ। इसका जो एक प्रॉपर डिफरेंस है ना, वो अभी मैं आज को आपको नहीं बताऊंगा, कल हम फिर मार्जिन पैडिंग बॉर्डर इन तीनों की इकट्ठी बात कर रहे होंगे। अभी सर मैं आपको बता देता हूँ कि मार्जिन क्या करता है। जो मार्जिन है ना, वो आपके इस डिव की आउटर स्पेस होती है। कैसे? हमारे पास ये देखें, हैज अ मार्जिन ऑफ 70 पिक्सल। द मार्जिन प्रॉपर्टी यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। ये आपके पास आउटसाइड की स्पेस होती है, यानी कि इसके बाहर की स्पेस, इसके बाहर की स्पेस, यानी कि आपने अगर दो चीजों में थोड़ा फासला क्रिएट करना है, जैसे अगर मैंने इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके आना है, तो मैं क्या दे दूंगा इसे, मार्जिन लेफ्ट। ये चीज थोड़ी आगे आ जाएगी, बाहर का यानी कि फासला जो होता है। CSS हैज प्रॉपर्टीज फॉर स्पेसिफाइंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ द एलिमेंट। टॉप के लिए भी दे सकते हो, राइट के लिए, बॉटम के लिए, लेफ्ट के लिए। वही चीज है कि हम टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट के लिए दे सकते हैं मार्जिन, प्लस हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है। जैसे मैं आपको दे के दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्जिन और लेफ्ट, मैं क्या देता हूँ 50 पिक्सल। ये देखें, ये चीज थोड़ा लेफ्ट से आगे आ गई। ये वापस क्यों चली गई? क्योंकि मैंने पहले पैडिंग दी थी, पैडिंग खत्म कर दी। अभी मैं बताता हूँ वो क्या चीज होती है। तो ये क्या हो गया, ये बॉर्डर के बाहर का जो डिफरेंस है ना, यानी कि बाहर की जो स्पेस है, वो मार्जिन कहलाता है। हमें वैसे भी पता होता है मार्जिन, इसे मैंने 50 दिया, इतना आगे आ गया, मैं इसे सपोज दे देता हूँ 80। देखिए अब ये यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ से 30 पिक्सल्स मजीद आगे चला जाएगा, देखें 30 पिक्सल्स मजीद आगे। तो ये इसका मार्जिन है, सिंपल। इसी तरह अगर मैं टॉप वाला दे देता हूँ, मार्जिन टॉप, और मैं क्या देता हूँ इसी तरह 80 पिक्सल, अब क्या फर्क पड़ेगा? सर जी टॉप क्या से फर्क? नीचे। ये टॉप से नीचे टॉप आ से गया, आएगा। ये टॉप से ऐसे नीचे आ गया। राइट दे दूंगा तो राइट से ऐसे आ जाएगा, बॉटम दूंगा तो नीचे से ऊपर चला जाएगा। अभी तो बॉटम पे मार्जिन मौजूद है, शायद इफेक्ट ना करे, पर ज्यादा मार्जिन दोगे तो फिर ऐसे ऊपर आ जाएगा। ये तब होगा जब आपके पास नीचे भी एलिमेंट्स हैं, ऊपर भी हैं, साइड पे भी हैं, आपने उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है, थोड़ी सी जगह बनानी है, तो आप मार्जिन वगैरह को यूज करेंगे। और ये बड़ी मेन प्रॉपर्टीज हैं, ये बॉर्डर वाली, ये मार्जिन वाली, ये तो यूज होती ही होती है, मार्जिन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है हमें। अब इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ मार्जिन लिखना है आपने, ऐसे मार्जिन, ऐसे आगे लिख देना 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 40 पिक्सल और 50 पिक्सल। अब ये 10 किसके लिए जाएगा मार्जिन?
टॉप के लिए टॉप टॉप के लिए। और ये वाला 10 सर ये राइट और ये 40 सर बॉटम के लिए और ये 50 लेफ्ट ठीक है। देखें ये लेफ्ट से, अब मैंने टॉप से सिर्फ गौर कीजिएगा, टॉप से मैंने दिया था 10 पिक्सल, तो सिर्फ 10 थोड़ा सा ही नीचे आया क्योंकि 10 एक छोटी चीज है। मैंने राइट से भी क्या दिया था 10, तो राइट पे पहली स्पेस थी तो 10 का इतना फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट से मैंने जानबूझ के 40 दिया था, लेफ्ट से 40 दिया तो क्या हुआ हमारे पास, देख लेफ्ट से ये काफी ज्यादा आगे आ गया। और बॉटम से भी मैंने कितना दिया था 50, पर बॉटम पे एज सच कोई रेफरेंस उसे नहीं मिल रहा जहां से वो मार्जिन ले, इसीलिए इतना फील नहीं हुआ। बॉटम वाला ये तब फील होगा जब हमारे पास इधर इर्द गिर्द इसके कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, इर्द गिर्द डिव्स मौजूद होंगी, फिर हमारे पास देखिएगा कैसे इफेक्ट आएगा इसका। ठीक है, तो मार्जिन को भी लिखने का सिंपल तरीका है। मार्जिन प्रॉपर्टी हैज 3 वैल्यू। मार्जिन क्या होता है, ये सारा कुछ 2 वैल्यूज हो तो कैसे, अब 2 हो तो कैसे होगा अगर मार्जिन की 2 वैल्यूज आ जाए। सर एक टॉप बॉटम पे आ जाएगा और एक साइड बॉटम के लिए एक लेफ्ट। बिल्कुल ठीक है, ये देख लें, टॉप एंड बॉटम मार्जिन आर 25, बिल्कुल ठीक। राइट एंड लेफ्ट मार्जिन आर 50, बिल्कुल ठीक। और अगर एक आ जाए तो चारों अतराफ के लिए, चारों तरफ के लिए वो सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ऑटो है, ये मैंने आपको कहा था इनहेरिट वगैरह को अभी करने की जरूरत नहीं है, ये सब में कॉमन होता है। ये मैं आपको बताऊंगा इनहेरिट क्या चीज होती है और इनिशियल क्या चीज होती है। मार्जिन कोलैप्स भी कल एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसे मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम की मदद से कि कैसे होता है, फिर हम करेंगे इंशाल्लाह। इसे भी स्किप कर दें, पैडिंग पे आ जाए। पैडिंग जो होती है ना, पैडिंग प्रॉपर्टी यूज टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट। वो था उसके बॉर्डर के अराउंड, ये है उसके कंटेंट के अराउंड। इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर की जो स्पेस होती है वो पैडिंग कहलाती है, और बॉर्डर के बाहर की जो स्पेस होती है वो मार्जिन कहलाती है। इतना सा फर्क है। यहाँ पे जो मैं स्पेस दूंगा अंदर वाली, जैसे अब ये देखें बॉर्डर के साथ ही बिल्कुल, ये जो लॉरम है बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ, सिर्फ छोटी सी देता हूँ 2 पिक्सल्स की, थोड़ी सी। देखिएगा इधर से स्पेस देखिएगा सिर्फ, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस मिल गई है, यहाँ से भी थोड़ी सी मिल गई है। क्यों मिल गई है, क्योंकि मैंने 2 पिक्सल दिया तो 2 पिक्सल चारों तरफ पे अप्लाई हो गया। अगर मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 5, तो ये वो चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इस तरह से आपके पास ये पैडिंग होती है जो कि इनर डिस्टेंस होता है, अंदर वाला, ये अंदर वाला बॉर्डर के अंदर वाला। बॉर्डर के बाहर वाली चीज़ मार्जिन, और अंदर वाली चीज़ क्या कहलाती है आपके पास, पैडिंग कहलाती है। ये मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, इन 3 चीज़ों में अक्सर स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज कि क्या होता है। सिंपल है, बॉर्डर उसका एज है, अंदर का डिस्टेंस पैडिंग है, उसके बाहर का डिस्टेंस मार्जिन है। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज़ होती है, देखें जैसे जैसे मैं पैडिंग ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा बॉक्स जो है ये बड़ा हो रहा है थोड़ा सा। जैसे ही मैंने पैडिंग बढ़ाता हूँ ना, बॉक्स बड़ा हो जाता है, पर पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था जब मैंने मार्जिन दिया, अभी हो रहा है, देखें बड़ा होता जा रहा है। तो ये वाली जो एक इसका पूरा प्रॉपर जो है ना बॉक्स मॉडल होता है, इसे बॉक्स मॉडल कहते हैं, जिसमें बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और हाइट और विड्थ, इन 5 प्रॉपर्टीज का हम निकाल सकते हैं। कैसे, अब जब हम पैडिंग देते हैं तो 25 इसमें ऐड हो जाती है 100 में, 25 चारों साइडों की इस 100 में और इस विड्थ में ऐड हो जाएगी, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा उतना जो आपका बॉक्स है उसका साइज वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, देखें ये देखें पैडिंग एंड एलिमेंट विड्थ। The width property specify the width element contact area inside of padding, border and margin of. If an element has a specific width, the padding, ये यहाँ से पढ़ें, if an element has a specific width, the padding added to the element will be added to the total width of the element. यानी कि padding उसमें चीजें ऐड कर देगी। कैसे, the div element is given a width of 300 pixels, however the actual div element will be 350 pixels, 25 कि वो उसकी ये 350 हो जाएगी विड्थ, क्योंकि ये चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी। इस चीज़ पे कल ज़्यादा अच्छे से एक लॉन्ग डिबेट करेंगे, बॉक्स मॉडल होगा,
बॉक्स मॉडल को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी के लिए आपको पैडिंग का पता लग गया, अंदर का डिस्टेंस, बॉर्डर आउटर डिस्टेंस, सॉरी मार्जिन आउटर डिस्टेंस, और अगर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। अकेले अकेले भी लिख सकते हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, और क्या कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। जी यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आपको? जी यस सर। असद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पैडिंग रिपीट कर दूं? यस सर। अच्छा देखिए पैडिंग यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको अपने वाले पेज से। ये हमारे पास ये जो लाइन है ना बॉर्डर वाली, इसके अंदर का जो डिस्टेंस होगा ना वो पैडिंग है। जैसे मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ। सपोज ये जो रेड मैंने लाइन लगाई है ये बॉर्डर है, अंदर आपके पास यहाँ पे है कोई कंटेंट है, वो जैसे अभी मेरे पास पैराग्राफ था तो आप मैं ये कह देता हूँ कंटेंट। इसके अंदर की ये जो स्पेस है ना ये वाली, ये है आपके पास पैडिंग। इसकी जो आउटर स्पेस है ना ये आपके पास है मार्जिन, और ये जो इसका एज है वो क्या है, वो बॉर्डर है। तो जब हम पैडिंग बढ़ाते हैं तो वो जब उसके वेट्स बढ़ती है अंदर वाली तो वो थोड़ी स्पेस बढ़ा लेता है, अपने अंदर का जो वेट्स है उसकी स्पेस बढ़ा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये अंदर की अंदरूनी स्पेस जब देनी होगी तब पैडिंग यूज करेंगे, जब बैरूनी स्पेस देनी होगी तब मार्जिन। और बॉर्डर तो सिंपल चीज़ है, वो तो हम इतना यूज नहीं करते। मेजर कंफ्यूजन जो आती है वो पैडिंग और मार्जिन में आती है। तो आउटर स्पेस मार्जिन, इनर स्पेस पैडिंग। वैसे आज के लेक्चर में देखा जाए तो हमारे पास दो दो चीज़ों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हुए हैं, इनलाइन और ब्लॉक का, फिर स्पैन और डिव का, और अब पैडिंग और मार्जिन का। इन्हें अच्छे से याद रखिए, और उससे पहले वो सैरिफ और सैंस सैरिफ का, दो दो चीज़ों में कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसे लिख लीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो तभी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके यही यूज़ होते रहनी है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से